अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सभी का दिल से खुश आमदीद करती हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं उम्मे आसिमा सईद का तहरीर किया हुआ बेहद खूबसूरत ईद स्पेशल नॉवेल निराली ईद। क्या होता है जब एक शौक लड़की अपनी एक तरफा मोहब्बत को पाने के लिए अजीबो गरीब मंसूबे बनाती है, और जब उसे लगता है कि उसकी शादी किसी मिर्ज़ा गालिब से होने वाली है, तो क्या वो अपनी मोहब्बत को बचा पाएगी? कहकों नोक और जज्बाती सरप्राइज से भरपूर ये कहानी आपको आखिर तक अपने शहर में जकड़े रखेगी। अगर आप कजिन मैरिज और कॉमेडी पर मबनी रोमानी कहानियों के शौकीन हैं, तो ये नॉवेल सिर्फ आपके लिए है। मुकम्मल कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नंबर 1, बगैर इजाज़त के कॉपी पेस्ट करना मना है। ये मेरे पर्स से 1000 का नोट किसने चुराया है? जल्दी से बता दो, नहीं तो मैं इसकी हड्डी पसली एक कर दूंगी। शाहीन ने कम पर हाथ रखते हुए अपने कमरे से बुलंद आवाज़ में कहा, लेकिन बाहर टीवी लंच में बैठे पूरे का पूरा मजमा खामोश था। शाहीन ने जब देखा कि उसको कोई जवाब नहीं मिला, उसने अपना पर्स बंद किया और हाथ में जूती उठाए बाहर की तरफ आई। शाहीन के हाथ में जूती देखते ही हनान आयशा सोफे से उछल कर पीछे हो गए। बोलो, किसने मेरे पर्स से 1000 का नोट चुराया है? बदबख्तो, रमज़ान में भी तुम लोगों को शर्म नहीं आती? जो चोरी करते हो हाथ कटेंगे तुम्हारे, क़यामत के दिन हाथ, समझ गए? शाहीन ने आगे बढ़कर हनान का कान खींचा। अरे अम्मी, मुझे दर्द हो रही है। मुझे क्यों मार रही है? मैं तो आपका शरीफ सा बेटा हूँ। इन दो चोरनी से पूछे जिन्होंने पहले भी आपकी लिपस्टिक और परफ्यूम चोरी करके अपनी दोस्तों को गिफ्ट दिया था। हनान ने अपना दिफा करते हुए आयशा और हुरन का पोल अपनी माँ के सामने खोल दिया। हुरन जो मज़ा से चिप्स खाने में मसरूफ़ थी, हनान की बात सुनकर सोफे से उछल पड़ी। शर्म नहीं आती छोटे तुम्हें अपनी सबसे बड़ी बहन पर इल्ज़ाम लगाते हुए? मैं बेगुनाह हूँ, मुझे सज़ा मत दे। आली जहाँ, हुरन ने माथे पर हाथ रख कर रहम की अपील। मैं अभी तुम दोनों को बताती हूँ बेगुनाह कौन है, इसलिए मैं कहूँ कि मेरी चीज़ें कहाँ गायब हो जाती हैं। शाहीन को अपने 1000 का नोट भूल गया था। वो जूती लिए आयशा और हुरन के पीछे भागी, जो अपनी माँ को अपने तरफ आता देखकर बाहर की तरफ भागी थी। इतनी बड़ी हो गई है, 14 जमातें कर ली हैं, लेकिन चोरी की आदत अभी तक नहीं गई। इसकी अभी मैं तेरे हाथ काटती हूँ। शाहीन ये कहते हुए टीवी लंच से बाहर आ गई। आगे आगे हुरन और आयशा और पीछे उनकी माँ जूती लिए आ रही थी। बाहर आते ही हुरन की टक्कर अपनी ताई से हो गई। ताई, अम्मी, ताई, अम्मी देखें, अम्मी फिर जूती से मार रही हैं, आयशा ने अपनी ताई के पीछे छुपते हुए कहा। हुरन भी अपनी ताई का बाजू पकड़े पनाह लेने की कोशिश कर रही थी। अरे भाभी, क्यों ऐसा कर रही हैं? अब तो बच्चियां जवान हो गई हैं, आप अभी भी इनको मारती हैं। ताई आलिया ने शाहीन को कहा, यह कभी बड़ी नहीं होंगी, मेरी चीज़ें चुरा कर अपनी दोस्तों को देती है। मैं भी कहूँ कि मेरा सारा सामान कहाँ चला जाता है? शाहीन ने जूती का रुख हुरन की तरफ करते हुए कहा। अम्मी, सारा सामान कहाँ लिया है? बस वो आपका ज्वेलरी सेट जो 3 साल से पड़ा था, वो, और वो जो आपका सूट अब्बू ने बाहर से भिजवाया था, वो आपने सिलाया नहीं, और वो जो आपका पर्स। अभी हुरन बोल रही थी कि शाहीन ने खींचकर जूता हुरन की तरफ फेंका। अगर हुरन बर वक्त पीछे न हटती तो आज वो शहीद हो जाती। तुम लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरा पर्स भी दे दिया जो तेरे बाप ने मुझे गिफ्ट किया था। अब तो तेरी ताई भी तुझे नहीं बचा सकती। शाहीन ये कहते हुए दोनों की तरफ बढ़ी। ये क्या हो रहा है? ताया सलमान ने घर के अंदर आते ही बुलंद आवाज़ में कहा। सलमान साहब की आवाज़ सुनकर शाहीन ने जल्दी से सर पर दुपट्टा लिया और ज़मीन पर पड़े जूते को पाँव में पहना। कुछ नहीं सलमान साहब, बस बच्चियाँ आपस में लगी हुई हैं, आलिया ने बात को कवर करते हुए कहा। हम्मम, ठीक है, तुम मेरे कमरे में आओ। सलमान साहब ने हुरन की तरफ देखा और उसे कमरे में आने को कहा। मैं? हुरन ने हैरत अंगेजी से अपने ताया को देखा। हाँ तुम, जल्दी आओ, नहीं तो जिस जूती से तुम बच गई हो वो मैं दोबारा फिर से पड़वा सकता हूँ। सलमान साहब ये कहकर अपने कमरे में चले गए। जाओ, आगे तुम्हारे तरफदार ताया। एक तो उन्होंने इन दोनों को बिगाड़ कर रखा हुआ है। सलमान साहब के जाते ही शाहीन बोल पड़ी। अब अम्मी, ऐसी भी बात नहीं है, हम दोनों हैं ये इतने प्यारे कि हर कोई हम पर फिदा हो जाता है। इस बार आयशा ने अपना सर ऊपर करते हुए बालों को कानों के पीछे करते हुए बड़े फख्र से कहा। अच्छा, मैं बताती हूँ तुम्हें कि तुम कितनी प्यारी हो। आयशा की बात सुनकर शाहीन आगे को बढ़ी, लेकिन आलिया दरमियान में आ गई। छोड़े भाभी, आए हम इफ्तारी की तैयारी कर ले। आलिया ने शाहीन के बाजू से पकड़ा और उसे किचन में ले गई। हनान बाहर खड़ा सब देख रहा था और साथ साथ हंस भी रहा था। हनान के बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ। आयशा हनान को देखकर उसके पीछे भागी। जी ताया जान, आपने मुझे बुलाया था, हुरन ने बड़े अदब से कहा। यह अदब बस वो अपने ताया के लिए ही रखती थी। आओ आओ, यहाँ बैठो। सलमान साहब ने हुरन को अपने पास बैठने का कहा। हुरन तमाम तमीज़ के पहलू को लिए एक फरमाबरदार बेटी की तरह अपने ताया के सामने बैठ गई। जी ताया जी, हुरन ने बड़ी मासूमियत से कहा। हुरन बेटी, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारा बाप अमेरिका में है और वो बस कॉल करके तुम लोगों का पूछ लेता है, और उसने मुझे घर का बड़ा होने के नाते सारी जिम्मेदारी मेरी कंधों पर डाल दी है। सलमान साहब ने बड़ी संजीदगी से कहा।
हुरन भी अपने आप को संजीदा रखने की कोशिश कर रही थी और सलमान साहब कह भी ठीक रहे थे। हुरन के वालिद ज़ीशान को अमेरिका गए 15 साल हो गए थे, लेकिन वो वापस पाकिस्तान नहीं आए। बस कॉल पर बात कर लेते, बार बार कहने के बावजूद वो अपनी जॉब और साथ बिजनेस का बहाना करके टाल देते। जी ताया जी, मैं समझ सकती हूँ, हुरन ने बड़े अदब से जवाब दिया। हुरन का जवाब सुनकर सलमान साहब ने हुरन के सर पर प्यार से हाथ फेरा, लेकिन हुरन को इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि इसके ताया जान इसे इस तरह बुलाकर क्यों कह रहे हैं। ये बात तो वो पिछले 15 सालों से जानती है, क्योंकि सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने की टेबल तक यही बात तो वो सुनती थी। अब मैं दोबारा अपनी बात पर आता हूँ। तुम अब बड़ी हो गई हो, पढ़ाई भी मुकम्मल कर ली है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब तुम्हारी शादी कर दूँ। ताया की इस बात ने जैसे हुरैन पर फूलों का बम फोड़ दिया हो, लेकिन अभी इस बम को वो एक फूल का गुलदस्ता समझ रही थी। उसने अपने ताया की बात सुनकर शर्म से सर झुका लिया। इसलिए मैंने तुमसे पहले पूछना बेहतर समझा, क्योंकि मैं कोई पुराने ख्यालात का नहीं हूँ। इसलिए क्या तुम राजी हो अपनी शादी के लिए? सलमान साहब ने हुरैन की तरफ देखा, जो सर झुकाए दिल ही दिल में खुश हो रही थी। नेकी और पूछ पूछ, हुरैन ने दिल में कहा और फिर मुस्बत में सर हिलाया। शाबाश मेरी बच्ची, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सलमान साहब ने बड़े खुश होकर कहा, अब तुम जाओ और अपनी अम्मी को भेज दो, मैं उन्हें बता दूं कि कल कुछ मेहमान आ रहे हैं तुम्हारी शादी के हवाले से। सलमान साहब के मुंह से ये बात निकलने की देर थी, वो जो फूलों का बम था अब वो बारूद से भर गया। क्या क्या कौन से मेहमान? पूरन, जिसके दिल में लड्डू फूट रहे थे, शहनाइयां बज रही थी, अब वहां मातम ही मातम था। पूरन बेटी, अभी तो मैंने तुमसे शादी का पूछा है और इसी शादी के लिए अब मेहमान आएंगे तुम्हें दिखने। अपने ताया की बात सुनकर हुरन चुप करके उठ गई। अभी कुछ देर पहले ही उसने जूती के वार से खुद को बचाया था, लेकिन अब उसने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार दी थी। वो जिसके ख्वाब झह कर बैठी थी, उसे खबर भी नहीं थी कि इसकी एक तरफा मोहब्बत का कल जनाजा उठने वाला है, वो भी चाय बिस्किट के साथ। हुरन खुद को कोसती हुई कमरे से बाहर आ गई। अम्मी, मेरे कपड़ों में मेरी ब्लू कलर की शर्ट नहीं मिल रही। वरदान अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, MBS पास, आला जॉब पर फाइज और साथ में अपने बाप के बिजनेस को भी देखता था। कॉलेज की लड़कियां तो मरती थी, लेकिन ऑफिशियल लाइफ में आकर उसने अपने आप लड़कियों से दूर ही रखा था, और उसकी इसी पर्सनैलिटी पर सारी ऑफिस की लड़कियां मरती थी। अक्ल के साथ साथ शक्ल व सूरत भी अल्लाह ने खूब दी थी। ऊंचा कद, सफ़ेद रंग, काली आंखें और चेहरे पर हल्की दाढ़ी उसकी शख्सियत को चार चांद लगा देती थी। वरदान ने अपनी अलमारी से सारे कपड़े देखते हुए ऊंची आवाज में अपनी माँ को कहा, अरे बेटा, वही हो गई, शर्ट कहाँ जा सकती है, जरा गौर से देखो। आलिया, जो किचन की तरफ जा रही थी, बोली, देख चुका हूँ अम्मी, नहीं मिल रही। वरदान ये कहते हुए कमरे से बाहर निकल आया। रुक, कहाँ जा रही है? यूं मुंह लटकाए हुरन अपने ताया के कमरे से निकलते हुए किचन की तरफ जा रही थी कि वो अपने ताया का पैगाम अपनी माँ को दे। तुम्हें क्या, मैं मुंह लटका कर चलूं या खुद को छत से लटका दूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हुरन ने 2-3 बातें वरदान को सुनाकर किचन की तरफ चली गई। इसे क्या हुआ है? सुबह तक तो ठीक थी, अब क्या हो गया है? वरदान हुरन के रवैये को देखते हुए उसके पीछे चला आया। अम्मी, आप ताया जान को रोक देना, मैंने अभी शादी नहीं करवानी। हुरन अपनी माँ का दुपट्टा पकड़े मिन्नतें कर रही थी। ओ, तो मैडम की शादी हो रही है, इसलिए उनका मुंह लटका हुआ है और मुझे फुजूल में बातें सुना कर आ गई। वरदान किचन के दरवाजे के पास खड़ा हुरन को देख रहा था, जो गुलाबी रंग के जोड़े में कमर तक आते स्याह बालों को खोला छोड़े वो एक मासूम सी गुड़िया लग रही थी। वरदान उसे खड़ा देख रहा था, जो छोटे बच्चे की तरह मिन्नत कर रही थी, पीछे हट जा, नहीं तो इसी छुरी से तेरे कबाब बना दूंगी। सही फैसला लिया है तेरे ताया ने, अपने घर जा और मेरी जान छोड़। शाहीन ने पकौड़ों के लिए प्याज काटते हुए हुरन को कहा। माँ की बात सुनकर हुरन को मायूसी हुई। उसने बुरा सा मुंह बनाया और किचन से बाहर आ गई। बहुत जुल्म है भी, बहुत जुल्म। हुरन को बाहर आता देखकर वरदान ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोक कर कहा, जारी है, नराली तुम्हें आसिमा सईद किस नंबर 2 बगैर इजाजत के कॉपी पेस्ट करना मना है। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है। हनान दुपट्टा पकड़े हुरन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए उसे तंग कर रहा था। पास बैठी आयशा, जो मोबाइल फोन पर हनान की वीडियो बना रही थी, वो भी अंदर ही अंदर हुरन की शक्ल देखकर हंस रही थी, जो सोफे पर दोनों हाथों से अपने चेहरे को पकड़े मुंह लटकाए बैठी थी। जहन्नमी, चुप कर जा, रोजों में गाना गाते हो, आग की सलाखें लगेंगी तुम्हें। हुरन ने तंग आकर हनान के हाथ से दुपट्टा पकड़ा। लो जी, अब बंदा खुशी भी ना मनाए, अल्लाह अल्लाह करके कि एक आफत जाएगी, बस दूसरी का अभी टाइम है, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लूंगा मैं, इतनी तो हिम्मत है मुझ में। हनान ने सोफे पर बैठते हुए आयशा को कोहनी मारी। आयशा ने भी मुस्कुराते हुए अपना मुंह छुपा लिया। कहीं नहीं जा रही मैं, समझ आई मोटू, यहाँ ही रहूंगी, तेरी 7 नस्लें मुझे देखेंगी। अब कोई बकवास की तो ये गुलदान उठाकर तेरे सर पर मार दूंगी। हुरन ने पास रखे टेबल पर गुलदान उठाया।
अरे अम्मी मुझे बचाए, ये हुरन आपी मुझे शहीद करने लगी है। हनान जोर से चिल्लाया। क्यों गुस्सा निकाल रही हो? मेरे बच्चों पर नहीं करनी थी। शादी तो इनकार कर देती अपने ताया को, क्यों हाँ की? शाहीन हाथ में 3-4 जोड़े उठाए ड्राइंग रूम में आई। शाहीन को आता देखकर हुरन ने गुलदान वहीं रख दिया और फिर दोबारा अपनी पहली वाली पोजीशन पर आ गई और हनान अपनी माँ के पीछे जाकर छुप गया। आयशा जो मोबाइल पर सबकी वीडियो बनाने में मसरूफ थी, उसने अपने मोबाइल के कैमरे का फोकस हुरन और अपनी माँ शाहीन की तरफ किया। हाँ हाँ, ये दोनों तो आपके बच्चे हैं ना, मुझे तो आप यतीम खाने से उठा कर लाई हैं, इसलिए मेरे साथ इतना जुल्म कर रही है। हुरन ने बुरा सा मुंह बनाया। वाकई अम्मी, आप हुरन आपी को यतीम खाने से लेकर आई हैं, इसलिए मैं कहूँ कि इनकी आदतें हमारे साथ क्यों नहीं मिलती। आयशा ने कैमरा अपनी तरफ करते हुए फुल रंजीदा चेहरे का पोज बनाते हुए कहा, बंद कर इसे, जल्दी नहीं तो मैं तोड़ दूंगी। आयशा की बात पर हुरन सोफे से उठती हुई आयशा की तरफ लपकी। नहीं नहीं, मेरा मोबाइल मेरी जिंदगी है, मैं जा रही हूँ, मेरी यतीम खाने की आपी। आयशा जाते हुए फिर हुरन को बात लगा गई। हनान भी आयशा के पीछे चला गया। अम्मी क्यों नहीं रोकती आप इन दोनों को? हुरन फिर बुरा सा मुंह बनाकर दोबारा सोफे पर आकर बैठ गई। छोड़ो सारी बातें, ये देखो इसमें से कौन सा सूट पहनोगी तुम? मुझे तो ये जामुनी सूट अच्छा लग रहा है, तुम्हारे सफ़ेद रंग पर ये काफ़ी अच्छा लगेगा। शाहीन ने जामुनी रंग का सूट हुरन की तरफ करते हुए कहा, ऐसा करे कि मुझे कफन पहना दे, इतनी बुरी लग रही हूँ आप सबको जो मेरी इतनी जल्दी शादी कर रहे हैं। एक हाँ ही तो की है, ये तो नहीं कहा कि 3-4 दिन में शादी कर दें। हुरन गुस्से से मुंह बनाकर वहां से उठकर बाहर लॉन की तरफ आ गई। अल्लाह अल्लाह, इसको क्या हो गया है? रमज़ान में ऐसी बुरी बातें मुंह से निकाल रही है। मैं ये सूट आलिया भाभी को दिखाती हूँ, वही कुछ बता देंगी। शाहीन ये कहते हुए जोड़े उठाकर आलिया के कमरे की तरफ चली गई। हुरन जैसे ही लॉन में आई, वहां पहले से ही वजदान कान को फोन लगाए बातों में मसरूफ था। वही ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी जैसे वो ढूंढ रहा था। इस शर्ट की आस्तीनों को कोहनियों तक फोल्ड किया हुआ था। बाएं हाथ की कलाई पर ब्लैक कलर की घड़ी बांधी हुई थी जो ब्लैक कलर की पैंट से मैच कर रही थी। हवा के आते जाते झोंके वजदान के बालों को भी डिस्टर्ब कर रहे थे, जैसे वो बार बार अपने बाएं हाथ से ठीक कर रहा था। हाय अल्लाह, कितना हैंडसम लग रहा है। काश इसे पता चल जाए कि मैं तो मर मिटी हूँ इस पर, वो भी आज से नहीं बचपन से। लेकिन इस बुद्धू को कौन समझाए, हर बार मेरी बात को हमेशा उल्टा ही ले जाता है। अब तो मेरी शादी भी होने वाली है, क्या करूं? हुरन ने कुछ सोचते हुए अपनी उंगली को दांतों तले दबाया। आ गया आइडिया, ये हुई ना बात। लेकिन पहले देखो तो सही, ये इतनी देर अपनी किस महबूबा से बात कर रहा है, इसका जरा कीमा तो बना कर आऊं। हुरन ये कहते हुए लॉन में वजदान के पास दबे कदमों के साथ आई। वजदान की पुश्त हुरन की तरफ थी। हुरन ने अपनी एड़ियां उठाकर वजदान का फ़ोन सुनने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही क्योंकि वो बमुश्किल वजदान के कंधों तक उसकी थी। उफ़, इतना बड़ा कद इतना लंबा नहीं होना चाहिए इंसान को, मुझे तो हील वाली जूती पहननी पड़ेगी। क्या करूं अब? हुरन फ़ोन ना सुनने पर नाकाम हो गई थी। हममम, ये ठीक है, ये कहते हुए हुरन वजदान के कान के करीब आई। हेलो माइलो, हुरन ने ऊंची आवाज़ में फ़ोन के पास आते हुए कहा। हुरन की आवाज़ सुनकर वजदान एकदम चौंक गया। उसने फ़ोन कान से अलग किया। 1 मिनट होल्ड करे, वजदान ने ये कहते हुए फ़ोन पर हाथ रखा। ये क्या था? वजदान ने हैरत से हुरन की तरफ देखा। कुछ नहीं, वो मैंने सोचा कि तुम जिससे बात कर रहे हो उसने भी तो तुम्हें यही कहकर बुलाया होगा। हुरन ने अपने बालों की लट को उंगली में गोल गोल घुमाते हुए कहा। पागल हो तुम, मैं अपने मैनेजर से बात कर रहा हूँ। वजदान ने थोड़े गुस्से से कहा। ओह मैनेजर, हुरैन ने अपने आईब्रो ऊपर करते हुए कहा। पता नहीं मैनेजर लड़की है या लड़का, हुरन में बड़बड़ाई। हुरन की बात सुनकर वजदान ने अफसोस से सर हिलाया और दोबारा फ़ोन कान को लगाया। सॉरी जैन साहब, वो मेरी छोटी कजिन थी, मजाक कर रही थी। मैं आपको सब डिटेल सेंड कर दूंगा। वजदान ने यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मैं छोटी कहाँ से आ गई? हाँ, सिर्फ 4 साल का फ़र्क है तुम में और मुझ में। अच्छा, हुरन ने बात करते हुए अपने हाथ कमर पर रखे। हाँ तो छोटी ही हो, ये देखो। वजदान हुरन के पास आया और उसने हुरन के साथ अपना कंधा मिलाया। हुरन वजदान के कंधे से भी नीचे आ रही थी। हुरन ये एकदम से भूल गई कि अभी वजदान क्या कह रहा है। वो वजदान के यूं पास आने पर खुद में सिमट रही थी। उसके गाल सुर्ख हो रहे थे। देखा, तुम छोटी हो ना? वजदान की आवाज़ पर हुरन अपने जज्बात से वापस आई। हाँ हाँ हाँ, क्या कहा? हुरैन ने खुद पर कंट्रोल करते हुए कहा। क्या हो जाता है तुम्हें यूं अचानक पगली? वजदान ने यह कहते हुए हुरन के सर के बालों को उलट पलट किया और मुस्कुराता हुआ अंदर की तरफ चला गया। हाय अल्लाह, क्या बताओ कि क्या हो जाता है? काश तुम समझ सको इस दिल की नादानियों को। हुरन ने अपने सर के बालों को ठीक करते हुए अंदर जाते हुए वजदान को देख रही थी। लड़के का अपना कारोबार है माशाअल्लाह, अच्छा खाते पीते घराने से है, फैमिली भी छोटी है। अपनी हुरन का दिल भी लग जाएगा, काफ़ी खुश इखलाक है वो लोग। सलमान साहब
ड्राइंग रूम में बैठे शाहीन को और अपनी बीवी आलिया को बता रहे थे, भाई साहब आपने लड़के को देखा है तो वो अच्छा होगा। हुरन आपकी बेटी जैसी है, आप इसका अच्छा ही सोचेंगे। अगर वो लोग अच्छे हैं तो बस देर किस बात की, 22 रमज़ान को बात पक्की कर देंगे और ईद पर शादी कर देंगे। शाहीन ने सलमान साहब की बात का जवाब दिया, वो तो आपकी बात ठीक है भाभी, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि हुरन और वो लड़का पहले एक दूसरे को देख ले, कुछ मिनट बातचीत कर ले, फिर दोनों की रजामंदी को देखते हुए आगे शादी का सोच लेंगे। सलमान साहब ने शाहीन को कहा, सलमान भाई हमारे ज़माने में कहाँ ये सब होता था, घर वाले देख आते थे और बस हमें तो उस दिन पता चलता था जिस दिन हमने निकाह पर दस्तखत करने होते थे। आप ये सब रहने दें, बस बिस्मिल्लाह करें। शाहीन ने सलमान साहब की बात से इत्तेफाक नहीं किया। हुरन ड्राइंग रूम के दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी। अपनी माँ की बात पर उसने गुस्से से दांत चबाए। अरे नहीं शाहीन भाभी, यही तो हमारी गलती है कि हम बच्चों से पूछते नहीं हैं और अपनी मर्जी मुसल्लत कर देते हैं। अब मैं अपने भाई जीशान को देख लूँ, वो भी तो नामुराद बाहर अमेरिका जाकर बैठा हुआ है, ना बच्चों का पता और ना बीवी का। यही अगर दोनों में अंडरस्टैंडिंग होती तो ये दिन ना आते कि बाप के बगैर बेटी की शादी की बात हो रही है। सलमान साहब की बात पर शाहीन का चेहरा उदास हो गया, जिसे आलिया ने फौरन महसूस कर लिया। अरे छोड़े सलमान साहब, आप भी अपने भाई पर गुस्सा निकालने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते हम हैं, ना यहाँ पर शाहीन भाभी के साथ। आलिया ने आंखों से इशारे से सलमान साहब को चुप रहने को कहा और शाहीन की तरफ इशारा किया कि वो रंजीदा हो रही है। सलमान साहब शाहीन का चेहरा देखते हुए वहीं चुप कर गए। नहीं भाभी, सलमान भाई ने ठीक कहा है, बाप के बगैर बेटी की शादी करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है भाई साहब, आप जैसे बेहतर समझते वैसा कर ले। मैं ज़रा किचन में जाकर सारे इंतजामात देख लो, इफ्तारी में थोड़ा वक्त रह गया है। शाहीन ये कहते हुए वहाँ से उठकर किचन की तरफ चली गई। आप भी ना सलमान साहब मौका नहीं देखते और अपने भाई पर गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं। ये भी नहीं पता कि ऐसी बातों से शाहीन का कितना दिल खराब होता है। आलिया ने सलमान साहब को एहसास दिलाते हुए कहा। हुरन जो ड्राइंग रूम के दरवाजे के पास खड़ी सब बातें सुन रही थी, अपने बाप के बारे में सुनकर वो भी अफसुर्दा हो गई और ड्राइंग रूम के दरवाजे पर अपनी सीधे हाथ की उंगली से लगे पेंट को खुरच रही थी जब वजदान ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। हुरन एकदम डर गई और तेजी से पीछे की तरफ मुड़ी। पीछे मुड़ते ही वो सीधा वजदान के सीने के साथ टकराते हुए बची। उसने अपने दोनों हाथों को वजदान और अपने दरमियान हाइल कर लिया। वजदान की नज़रें हुरन के चेहरे पर थीं और हुरन वजदान की सियाह आंखों में अपना अक्स देख रही थी। एक लम्हा के लिए हुरन को लगा कि जैसे वक्त यहीं रुक गया हो। क्या कर रही हो यहाँ? बड़ों की बातें सुन रही हो। वजदान के बोलने पर हुरन जल्दी से साइड पर हो गई। तुम्हें क्या लगे? हाँ, हुरन ने घबराते हुए अपना दुपट्टा ठीक किया। अच्छा जी, मुझे क्या लगे? अब हम पराए हो गए। अभी तो तुम्हारी शादी ही नहीं हुई और अभी से हमें पराया कर दिया। वजदान ने हुरन को छेड़ने के अंदाज में कहा, लेकिन हुरन का मूड संजीदा था। उसने संजीदगी से वजदान की तरफ देखा। आपने मुझे अपना समझा ही कब है? हुरन ये कहते हुए जल्दी से वहां से चली गई। वजदान ने हैरत से हुरन को गर्दन मोड़कर जाते हुए देखा। इसे यूं अचानक क्या हो गया? इतनी संजीदा जारी है। निराली तुम में आसिमा सईद किस्त नंबर 3 बगैर इजाज़त के कॉपी पेस्ट करना मना है। इफ्तारी का वक्त हो रहा था। सब टेबल पर मौजूद थे। हर किस्म के खानों से टेबल को सजाया हुआ था। रोज़ा खोलने में अभी कुछ मिनट बाकी थे। हुरन सर पर दुपट्टा ओढ़े बड़ी खामोशी से बैठी थी। ये इसकी पहली इफ्तारी थी जिसमें वो खामोश थी। इसका अंदाज़ा वजदान ने लगा लिया था। वो सबसे नजरें चुराए हुरैन को देख रहा था, जो सफ़ेद रंग के दुपट्टा में बहुत भली लग रही थी। चलो सब दुआ कर लो, रोज़ा बस खोलने वाला है। सलमान साहब ने सबको दुआ के लिए कहा और खुद भी दुआ के लिए हाथ उठा लिए। हुरैन ने जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठाए, उसकी नज़र वजदान पर पड़ी, जो आंखें झुकाए दुआ में मगन था। अल्लाह जी, इस बंदे को मेरी किस्मत में लिख दे और जो कल आ रहा है उसे किसी और की किस्मत में लिख दे, बल्कि वो आए ही ना। रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो जाए, पेट्रोल ख़त्म हो जाए, टायर ख़राब हो जाए, बस वो हमारे घर ना आए। अल्लाह की आप तो जानते हैं ना कि मैं किसको पसंद करती हूँ, बस इसी को मेरा कर दे। आमीन। हुरन दुआ मांगते हुए हल्की सी मुस्कुराई। हुरन को नहीं पता था कि सब उसकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वो आंखें बंद करके दुआ मांग रही थी और साथ ही साथ मुस्कुरा भी रही थी। आयशा कब से हुरन की दुआ ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। उसने खजूर की प्लेट उसकी तरफ की थी और इसी इंतज़ार में थी कि हुरन की दुआ ख़त्म हो तो वो उसे खजूर पकड़ाए। रोज़ा खोलने के वक्त यह ड्यूटी आयशा की थी कि वो सबको खजूर तकसीम करे। जब हुरन दुआ करते हुए मुस्कुराई तो आयशा ने गुस्से से उसे कोहनी मारी। बस करो आप ही, 1 मिनट रह गया है, आयशा ने दबी आवाज़ में कहा। आयशा की बात सुनकर हुरैन ने जैसे आंखें खोली। उसकी नज़र सब पर गई जो टकटकी बांधकर हुरैन को देख रहे थे। इससे पहले हुरैन की नज़र वजदान पर पड़ती और वो शर्मिंदा होती। मस्जिद में अजान की आवाज़ गूंजी। सब ने रोज़ा इफ्तार किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वजदान कोई मौका हाथ से जाने देने वाला नहीं था।
हुरन किचन में सारे बर्तन रख रही थी कि वजदान जो नमाज के लिए जाने वाला था किचन में आ गया। तो मोहतरमा कौन सी दुआ मांग रही थी जिससे तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी? वजदान की आवाज़ सुनते ही हुरन के हाथ से गिलास गिर गया और टूट गया। तुम किचन में क्या कर रहे हो? हुरन ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा। इससे पहले कि वजदान कुछ और कहता, शाहीन जल्दी से किचन में आई। तोड़ दिया ना गिलास, अभी परसों ही नया सेट निकला था और आज तोड़ भी दिया। कोई काम तुमसे ठीक से नहीं होता। शाहीन ने आते ही हुरन पर चढ़ाई कर दी। माँ की डांट सुनते ही हुरन ने वजदान की तरफ गुस्सा से देखा जो मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ जा रहा था। वजदान को यूं मुस्कुराता जाता देखकर हुरन ने अपने दांतों को चबाया। अम्मी, मैंने नहीं तोड़ा, हाथ से फिसल गया है। हुरन ने हाथ में पकड़ी प्लेट को स्लैब पर रखा। जाओ यहाँ से, मैं खुद देख लूंगी। शाहीन ने हुरन को किचन से जाने का कहा और खुद टूटे हुए गिलास के टुकड़े को समेटने लग गई। आपी, क्या आप अपनी शादी से खुश नहीं हैं? इशा की नमाज के बाद हुरन हाथ में तस्बीह पकड़े कमरे में चक्कर पर चक्कर लगा रही थी। आयशा, जो हुरन को यूं चक्कर पर चक्कर लता दे देख कर थक गई थी, बोली। आयशा की बात पर हुरन ने आयशा की तरफ देखा लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहा और तस्बीह लिए फिर चक्कर पर चक्कर लगाने लग गई। आप ही बताए ना, क्या आप शादी रोकने का वजीफा कर रही है? आयशा ने दोबारा कहा। इस बार भी हुरन ने कुछ नहीं कहा और अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए गुस्से से आयशा की तरफ देखा। ओनो, आप पर कोई जिन तो नहीं आ गया? आपकी शक्ल तो बिगड़ रही है। आयशा उछलकर बेड से नीचे आ गई। मैं अम्मी को बताती हूँ, हुरन आपी पर जिन आ गया है। आयशा डरते डरते कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो कमरे का दरवाजा खोलती, हुरन जो अपने बेड के पास चक्कर लगा रही थी आयशा को रोकने के लिए दरवाजे की तरफ लपकी। इतनी देर में आयशा दरवाजा खोल चुकी थी। चुड़ैल, रुक, मेरा वजीफा खराब कर दिया तुमने। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जान ले लूंगी तुम्हारी। हुरन ने अपने वजीफा वहीं छोड़ा और आयशा के पीछे भागी। आयशा बाहर की तरफ भाग रही थी कि सामने से वजदान नमाज पढ़कर घर के अंदर दाखिल हुआ। वजदान भाई, मुझे बचा ले। आयशा वजदान को देखते हुए उसके पीछे छिप गई। हुरन जो हाथ में तस्बीह पकड़े आयशा के पीछे भाग रही थी, वजदान को देखकर वही रो गई। क्या हो रहा है ये? वजदान ने पहले आयशा को देखा फिर हुरन को। कक कुछ भी नहीं, हुरन ने हड़बड़ाते हुए कहा। अगर कुछ नहीं है तो तुम दोनों ने घर को मैदान जंग क्यों बनाया हुआ है? हाँ, वजदान ने ये कहते हुए आयशा को बाजू से पकड़कर उसे अपने सामने किया। ये हम दोनों बहनों का मामला है, तुम इसमें न बोलो। हुरन ने सर पर दुपट्टा ठीक करते हुए कहा। अच्छा, ये बात है, ठीक है, नहीं बोलता तुम दोनों बहनों के दरमियान में। अब जाओ और जाकर मेरे लिए चाय लेकर आओ। वजदान ये कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। मैं नहीं लेकर आ रही, चाय किसी और को कह दो। हुरन ने जाते हुए वजदान को पीछे से कहा। क्यों, आज क्या हुआ है? रोजाना तो बना कर लाती हो, आज क्यों नहीं? वजदान हुरन की बात पर रुक गया। वो वजदान भाई, आज आप ही अपनी शादी न होने का वजीफा जो कर रही है ना, इसलिए। आयशा के मुंह से ये अल्फाज निकलने की देर थी। हुरन गुस्से से आयशा की तरफ बढ़ी। तुम्हारी तो मैं जबान काटती हूँ। इससे पहले हुरन आयशा पर हमला करती, वजदान दरमियान में आ गया। सीरियसली हुरन, तुम वाकई शादी न होने का वजीफा कर रही हो? लड़कियां तो शादी करवाने का वजीफा करती हैं, तुम तो उल्टा ही कर रही हो। वजदान ने हुरन के हाथ में तस्बीह दिखते हुए कहा। जैसे हुरन ने फौरन अपने हाथ को जिसमें तस्बीह से अपनी पुश्त पर कर लिया। नहीं तो ये बकवास करती है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तुम कमरे में तो आओ, हुरन ने लफ्फों को चबा चबा कर कहा। कुछ नहीं कहोगी तुम इसे, और जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ जल्दी से, नहीं तो मैं बाबा जान को बता दूंगा कि तुम शादी न होने का वजीफा कर रही हो। वजदान ने भी मौके से फ़ायदा उठाते हुए हुरन को धमकी लगा दी। अल्लाह करे दुनिया से चाय ही ख़त्म हो जाए, ला रही हूँ चाय। हुरन ने बुरा सा मुंह बनाया और किचन की तरफ चली गई। अब इसके पास वजदान के लिए चाय बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हुरैन चाय बनाकर जैसे वजदान के कमरे में आई तो उसने वजदान को कमरे में रखी टेबल के पास बैठा देखा, जहां वो अपनी किताबें और कुछ ऑफिस की फाइलें रखता था। आंखों पर ऐनक लगाए किताब पर नजर जमाए वो किसी प्रोफेसर से कम नहीं लग रहा था। हुरैन कुछ देर दरवाजे के पास खड़ी वजदान को देखती रही, लेकिन जैसे ही वजदान ने चेहरा दरवाजे की तरफ किया, हुरैन जल्दी से अंदर आ गई। यह लो चाय। हुरैन ने आते ही चाय टेबल पर रख दी और जाने के लिए मुड़ी। इधर बैठो। वजदान ने हुरैन को अपने पास रखी कुर्सी पर बैठने का कहा। क्या कहना है? मैं नहीं बैठूंगी, जो कहना है जल्दी से कहो। हुरैन ने एक हाथ कमर पर रखते हुए कहा। कहाँ है? न कि बैठ जाओ, इसमें तुम्हारा ही भला है। वजदान ने लफ्जों को दबाकर कहा। हम्म, ठीक है। हुरैन खुद चाह रही थी कि वो थोड़ा वक्त वजदान के पास गुजारे, इसलिए वह थोड़ी तकरार के बाद कुर्सी पर बैठ गई। क्या तुम वाकई शादी नहीं करना चाहती? वजदान की बात पर हुरैन एकदम चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वजदान उससे यूं शादी के बारे में बात करेगा। तुम्हें इससे क्या, ये मेरा मामला है, मैं खुद ही देख लूंगी। हुरैन ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा। वैसे वो लड़का अच्छा है, मैं मिला हूँ, उससे बाबा जान ने मिलवाया था। वजदान के मुंह से ये अल्फाज निकलने की देर थी
हुरन गुस्से से फौरन कुर्सी से उठ गई और जाने के लिए मुड़ी। इससे पहले वो बाहर जाती वजदान ने जल्दी से हुरन का हाथ पकड़ लिया। वजदान का यूं हुरन का हाथ पकड़ना, हुरन के अंदर एकदम सर्द लहर दौड़ी। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने गर्दन मोड़ कर वजदान को देखा, जो कुर्सी की बैक से टेक लगाए हुरन का हाथ पर बड़े बड़े प्यार से हुरन की तरफ देख रहा था। जारी है, निराली धुन में आसिमा सईद किस्त नंबर 4 बगैर इजाजत के कॉपी पेस्ट करना मना है। हुरन को एक लम्हे के लिए लगा कि जैसे वजदान उसे अपने दिल की बात कह देगा। हुरन ने आंखों में तजस्सुस लिए वजदान की तरफ देख रही थी। सोच लो, मैं बाबा जान से बात कर सकता हूँ और उन्हें तुम्हारी शादी के लिए रोक सकता हूँ, अगर तुम मुझे ये बता दो कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती। वजदान ने ये बात करके हुरन की उम्मीदों पर पानी का पूरा टैंक गिरा दिया था। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, ओके। हुरन ने वजदान के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया। एक बार फिर सोच लो, ये आफर इस कमरे से बाहर निकलते ही खत्म हो जाएगी। वजदान ने जाती हुई हुरन को पीछे से आवाज देकर कहा, तुम अपने मशवरे अपने पास रखो। हुरन ने जवाब दिया और जोर से दरवाजा बंद करते बाहर आ गई। वजदान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए दोबारा किताब खोली और चाय का घूंट लिया। खुद को समझता क्या है, मेरे जज्बात का इसे जरा भी एहसास नहीं है। पता नहीं इसे क्यों समझ नहीं आती किस मिट्टी का बना हुआ है। हुरन मुंह में बड़बड़ाते हुए पांव पटकती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। आज घर पर मेहमानों ने आना था। घर में मामूल से हटकर चहल पहल हो रही थी। खिड़की के पर्दों को तब्दील कर दिया गया था। साथ ही नया डिनर सेट निकाला गया था। इफ्तारी के लिए मुख्तलिफ किस्म के खाने तैयार हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज ही हुरन का निकाह हो जाना है। हुरन सोकर जब उठी तो हर तरफ चीज़ों को तब्दील देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अम्मी, ये अब सब क्या है? हुरन ने पर्दों की तरफ इशारा किया। क्या है? पर्दे हैं, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? शाहीन ने सोफों पर झाड़ पोंछ करते कहा। लेकिन अम्मी, अभी तो ईद आने में 10 दिन पड़े हैं। आपने अभी से क्यों डाल दिए? और ये डिनर सेट, ये तो आपने मेरे लिए रखा था, ये क्यों निकाला? हुरन हर चीज़ को देखकर परेशान हो रही थी। बावली हो गई है। क्या तुम्हें पता नहीं कि आज तुम्हारी बात पक्की करने लोग आ रहे हैं? शाहीन ने यह बात करके हुरन पर तो जैसे बम फोड़ दिया हो। कक्का, क्या कहा आपने? बात पक्की करने? ये तो कोई बात नहीं हुई थी ताया जान से। हुरैन को अब अपनी जान के लाले पड़ गए। हाँ तो नहीं हुई थी बात, लेकिन तुम्हारे ताया ने कहा है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हो, आज ही बात पक्की कर देंगे। शाहीन ये कहते हुए टेबल पर रखे गुलदान को सेट करने लग गई। 1 मिनट अम्मी, आपके कहने का मतलब है कि वाकई ताया जान मुझे इस लड़के से बात करने देंगे? हुरैन ने इस बात की तस्दीक करना चाही जो वो कल अपने कानों से सुन चुकी थी। हाँ हाँ है, तुम्हारे ताया ने, मैंने तो मना किया था, लेकिन वो इसी बात पर बजिद हैं कि तुम दोनों पहले एक बार मिल लो। शाहीन ने जवाब दिया। अच्छा तो ये बात है। हम इसका मतलब अब प्लान ए को छोड़कर प्लान बी पर काम करना होगा। हुरन ने हाथ कमर पर रखते हुए गहरी सोच सोचने के अंदाज में कहा। कौन सा प्लान? शाहीन काम करते हुए रुक गई। नहीं नहीं अम्मी को नहीं, आप करे जो करना है, मैं भी जरा तैयार हो जाऊं। हुरन ये कहते हुए ड्राइंग रूम से बाहर आ गई। आज कोई नजर नहीं आ रहा, सब कहाँ हैं? हुरन ने बाहर लॉन में देखते हुए कहा। वजदान दोपहर 2 घर आ जाता था और उसकी आदत थी कि वो लॉन में बैठकर अपने बाकी ऑफिस के कामों को मुकम्मल करता था। लेकिन आज उसे बाहर लॉन में वजदान नजर नहीं आ रहा था। आप जिसको ढूंढ रही है वो आज घर पर नहीं है, आयशा ने हुरन के कान के पास आते हुए कहा। आयशा की बात पर हुरन चौंक गई। क्या मतलब? हाँ, मैं तो किसी को नहीं ढूंढ रही, हुरन ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा। बस आप ही, बस आप अब अपनी इस छोटी सी नाजुक सी बहन से कब तक झूठ बोलेंगी? मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं होता कि आपके साथ कोई जुल्म करे। मैं आपके साथ हूँ, आयशा ने सीने पर हाथ रखते हुए बड़े फख्र से कहा। क्या हो गया है? तुम्हें लगता है सहरी तुम्हारे सर को चढ़ गई है? अजीब अजीब बातें कर रही हो। हुरैन आयशा को ये कहते हुए अंदर जाने के लिए मुड़ी। मुझे पता है कि आप वजदान भाई को पसंद करती है। आयशा के ये बोलने की देर थी। हुरैन के उठते कदम वही रुक गए। उसने फौरन पलटकर आयशा के मुंह पर हाथ रखा। क्या बकवास कर रही है? अगर किसी ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। हुरैन ने आयशा का मुंह जोर से दबाते हुए कहा। मम्मा मम्मा। आयशा ने आंखें फाड़ फाड़ कर हुरैन को इस हाथ हटाने का इशारा किया। उफ, आज तो मैं मर गई थी अगर आप हाथ ना हटाती। आयशा ने गहरा सांस लिया। तो क्यों कर रही हो ये बकवास? हुरैन ने जवाब दिया। ये बकवास नहीं है, आप ही सच है। जब प्यार किया तो डरना क्या? आयशा ने दोबारा कहा। आयशा का कॉन्फिडेंस देखकर अब हुरैन को लगा आयशा को अब टालना मुश्किल है। तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, खुद से बातें न बनाओ। हुरैन ने अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधते हुए आयशा को कहा। आप सारी रात नींद में तो वजदान भाई का वर्द करती हैं, मुझे सोने नहीं देती। इससे बड़ा क्या सबूत होगा? मैंने तो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड भी कर लिया है। ये ज़माना बहुत ख़राब है, सबूत के बगैर कोई बात मानता ही नहीं। आयशा ने यह कहते हुए जैसे अपना फ़ोन खोला। हुरैन झट से उसकी तरफ लपकी। मेरी माँ, बस कर दे, ये देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, किसी को न बताई।
عائشہ کی بات پر ہورن کو اب ہتھیار ڈالنے پڑے۔ میری آپی آپ بے فکر ہو جائے، یہ راز میرے سینے میں مرتے دم تک دفن رہے گا۔ عائشہ نے ہورن کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، چھوڑ میرا ہاتھ اور یہ ڈرامے دیکھنا بند کر، پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں سیکھ لیتی ہو۔ ہورن نے عائشہ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اندر کی طرف چلی گئی۔ کمال ہے، بھلائی کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ لو جی، یہ بھی اب ریکارڈ ہو گیا۔ عائشہ نے فون پر جو ریکارڈنگ لگائی تھی اسے بند کرتے ہوئے ہورن کے پیچھے چلی گئی۔ جی آپ یہ بھی لیں، افطاری کے بعد تو بھوک بہت لگتی ہے۔ مہمان آ چکے تھے اور افطاری کے بعد عالیہ سب کو کھانا سرو کر رہی تھی۔ بس بھابھی اتنا نہیں کھایا جاتا، آپ بس بچی کو بلا لیں، لڑکے کی ماں نے کہا۔ عالیہ نے شاہین کو اشارہ کیا کہ وہ ہورن کو لے آئے۔ شاہین وہاں سے اٹھ کر ہورن کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ماشاء اللہ، آپ کا بیٹا احسن ہمیں تو بہت پسند آیا ہے، سلمان صاحب نے لڑکے کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ احسن جو خاموش بیٹھا تھا، سلمان صاحب کی بات پر مسکرا دیا۔ وجدان احسن کے پاس ہی بیٹھا۔ جب شاہین ہورن کو لے کر ڈرائنگ روم میں آئی، احسن کے ساتھ ساتھ وجدان نے بھی ہورن کی طرف دیکھا، جو گلابی رنگ کے جوڑے میں تھی، سر پر دوپٹہ لیا ہوا تھا، آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پر ہلکی سی پنک کلر کی لپسٹک لگائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وجدان کی نظر ہورن سے ہٹ نہیں رہی تھی، اس نے کبھی بھی ہورن کو ایسے تیار ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بیوٹیفل، ہورن کو دیکھتے ہی احسن نے کہا۔ احسن کی آواز جیسے وجدان کے کان میں پڑی وہ ہورن کے سحر سے واپس آ گیا۔ اس نے احسن کی طرف دیکھا، جو بغیر آنکھیں جھپکائے ہورن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بس کر دو، آج ہی دیکھ لو گے کیا؟ وجدان کو نہ جانے کیوں احسن سے جلسی محسوس ہو رہی تھی۔ ماشاء اللہ، آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، احسن کی ماں نے کہا۔ ہورن جو سر جھکائے اپنے دائیں ہاتھ کی پہلی انگلی میں پہنی انگوٹھی کو گول گول گھما رہی تھی۔ جی ماشاء اللہ، دونوں کی جوڑی اچھی لگے گی، اس بار احسن کے والد نے کہا۔ ٹھیک کہا فواد صاحب، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم کوئی فیصلہ لیں، پہلے کچھ دیر بچوں کو آپس میں بات کرنے دیں، اس طرح ان کی بھی رضامندی پتہ چل جائے گی، سلمان صاحب نے احسن کے والد کو کہا۔ بلکہ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، فواد صاحب نے بھی سلمان صاحب کی بات پر حامی بھر لی، لیکن اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بات سن کر وجدان جو احسن کو برداشت کر رہا تھا فوراً بول پڑا۔ وجدان کی بات پر سب نے وجدان کی طرف حیرت سے دیکھا۔ وہ میرا کہنے کا مطلب ہے ابھی تو کافی ٹائم ہے، تو جانے سے پہلے ملاقات کر لے۔ وجدان کو اپنے آپ پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ کیوں درمیان میں بولا۔ وجدان کی بات سن کر ہورن وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ کوئی بات نہیں وجدان، تھوڑا زیادہ ٹائم گزار لیں گے تو اچھے سے سمجھ جائیں گے، سلمان صاحب نے وجدان کی طرف دیکھتے ہوئے الفاظ کو دبا کر کہا۔ اپنے باپ کی بات پر وجدان وہیں چپ کر گیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ یہ کیوں ایسے درمیان میں بولا؟ ہورن نے باہر آتے ہی دل میں سوچا۔ اتنے میں احسن بھی باہر لان میں آ گیا۔ اندر بہت گرمی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں بھی باہر آ گیا، احسن نے آتے ہی ہورن کو کہا۔ جی گرمی تو بہت ہے، وہ آپ کو دیکھ کر بھی لگ رہا ہے۔ ہورن نے اپنے پلان بی پر کام شروع کر دیا تھا۔ جاری ہے، نرالی عیدوں میں عاصمہ سعید قسط نمبر 5 بغیر اجازت کے کاپی پیسٹ کرنا منع ہے۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھا، احسن نے ہورن کی بات پر کہا۔ میری باتیں کسی کو سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ میں خود ہی نہیں سمجھ پاتی کہ میں نے کہا کیا ہے، ہورن نے بات کرتے ہوئے زور کا قہقہا لگایا۔ ہورن کی بات سچ میں احسن نہیں سمجھ پایا تھا۔ وہ ہورن کو ایک خوبصورت اور سمجھدار لڑکی سمجھ رہا تھا، لیکن ابھی ایک منٹ میں ہی ہورن نے احسن کو کنفیوز کر دیا تھا۔ اچھا چھوڑے اس بات کو، مجھے بتائیے کہ میں آپ کو کیسی لگی ہوں؟ ہورن نے بات کرتے ہوئے اپنے دوپٹہ کو سیٹ کیا۔ جی وہ آپ اچھی ہیں، پر کیا پر؟ بتائیں نا، کہیں آپ کو بھی پتہ چل گیا ہے؟ ہائے میری قسمت، کوئی تو ٹک جائے، کوئی تو شادی کر لے، مجھ سے جو بھی آتا ہے اسے پتہ چل ہی جاتا ہے، میں اب کیا کروں؟ کون مجھ سے شادی کرے گا؟ ہورن نے رونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے ترچھی نگاہ سے احسن کو دیکھا، جس کے ماتھے پر اب پسینہ آ رہا تھا۔ دیکھیں آپ چپ کر جائے، کوئی سن لے گا تو وہ کیا سمجھے گا؟ مجھے کچھ نہیں پتہ چلا، آپ بے فکر ہو جائے، احسن نے ارد گرد دیکھتے ہوئے ہورن کو چپ کروانے کی کوشش کی۔ اب آپ یہ سب میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو سب پتہ چل گیا ہے کہ مجھے رات کو نیند میں چلنے کی عادت ہے، مجھے تو کئی بار ساتھ والے گھر سے لایا گیا تھا اور مجھے رات کو دورے بھی پڑتے ہیں، میں یہ نہیں دیکھتی کون ہے آگے، بس اس پر حملہ کر دیتی ہوں۔ اب اس بیماری کا یہ مطلب تو نہیں کہ میری شادی ہی نہ ہو؟ ہورن نے اپنے دوپٹہ سے آنسو جو نہیں نکل رہے تھے اسے صاف کرتے ہوئے کہا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس بیماری کا علاج بھی ہے اور شادی کے بعد آپ بے فکر ہو جائیں، میں سب سنبھال لوں گا، احسن نے ہورن کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کیا؟ احسن کی بات پر ہورن نے آنکھیں پھاڑ کر احسن کی طرف دیکھا۔ بہت ہی ڈھیٹ انسان ہے یہ، ہورن نے دل ہی دل میں سوچا۔ ہورن ابھی احسن کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ عائشہ ہاتھ میں موبائل فون لیے بھاگی آئی۔ ہورن آپی، وہ آپ کے موبائل پر وہ 5 نمبر والے کی کال آ رہی ہے، عائشہ نے فون ہورن کو دیتے ہوئے ہورن کو آنکھ ماری اور وہاں سے چلی گئی۔ 5 نمبر مطلب؟ احسن پر ایک کے بعد ایک ہورن بم پھوڑ رہی تھی۔ اس نے ہورن کے موبائل پر 5 نمبر لکھا ہوا دیکھا جس کی کال آ رہی تھی۔ اب میں نام تھوڑی لکھوں گی،
ऐसे तो मुझे याद नहीं रहेगा ना कि कौन पहले नंबर है और कौन दूसरे नंबर पर। बस 1 मिनट, इसको मैं बता दूं कि आपने मुझे पसंद कर लिया है। अब मुझे कॉल ना करें, अब बेचारे का दिल टूट जाएगा। हुरिन ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कॉल को यस करने वाली थी कि एहसन बोल पड़ा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी होंगी। मैं तो आपको बहुत सुलझी हुई लड़की समझता था, लेकिन आप तो। एहसन ने माथे से पसीना साफ किया। तो क्या आप मुझसे शादी नहीं करेंगे क्या? प्लीज़ ऐसा जुल्म मत करें, आपके चक्कर में तो मैंने सबको इनकार कर दिया है, वो फेसबुक वाले को भी, और वो जो कजिन की शादी पर मिला था वो, और जो शॉपिंग करते हुए वो, और बस बस बहुत हो गया, मैं नहीं कर रहा शादी। एहसन ने हाथ ऊपर करते हुए जल्दी से लॉन से बाहर आ गया। एहसन जी रुकें तो सही, अभी तो बहुत सी बातें करनी है। हुरिन ने बुरा सा मुंह बनाते हुए एहसन को पीछे से आवाज़ दी। एहसन ने हुरिन की बात इग्नोर करते हुए तेज तेज कदम उठाता हुआ अंदर ड्राइंग रूम की तरफ आ गया। डैड चले यहाँ से, एहसन ने आते ही अपने वालिद को कहा। एहसन की बात पर सब खड़े हो गए। सलमान साहब ने भी हैरत से एहसन की तरफ देखा कि इसे क्या हुआ है, बेटा क्या हुआ है जो यूं जाने का कह रहे हो? इस बार आलिया ने एहसन को कहा। ये मुझसे नहीं, अपनी पागल बेटी से पूछे, एहसन ने गुस्से से कहा। एहसन की बात सुनकर शाहीन ने एहसन की तरफ देखा। पागल हो गए तुम? मेरी जान सी बेटी को तुम पागल कह रहे हो? देखे भाई साहब कैसे ये मेरी बच्ची को पागल कह रहा है, शाहीन ने सलमान साहब की तरफ देखते हुए कहा, जो अपना गुस्सा दबाए खड़े थे। एहसन तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, हुआ क्या है? फवाद साहब ने एहसन को कहा। डैड बस हमें ये शादी नहीं करनी, ये लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे, बस चले यहाँ से, एहसन ने अपने वालिद को जवाब दिया। बस बहुत हो गया। फवाद साहब आप अपने बेटे को लेकर यहाँ से चले जाएं, यह ना हो कि हमसे कोई बदतमीजी हो जाए। आपके बेटे को तो बात करने की तमीज़ नहीं है। शादी से पहले इसका ये हाल है तो शादी के बाद क्या करेगा? शुक्र है कि हमें पहले ही पता चल गया। ये किस शादी से इनकार कर रहा है जिसकी अभी बात ही फाइनल नहीं हुई? आप अपने बेटे को लेकर चले जाएं, सलमान साहब ने फवाद साहब को कहा। फवाद साहब अपने बेटे की बदतमीजी से शर्मिंदा होते हुए वहां से चले गए। तौबा है, मेरी बेटी को पागल कह रहा था, खुद का पता नहीं, शाहीन ने सोफे पर बैठते हुए कहा। मैं हुरिन को देख लूं, इस बेचारी का क्या हाल हुआ होगा, पता नहीं ये लड़का उसे क्या कह कर आया होगा। आलिया ये कहते हुए ड्राइंग रूम से बाहर आ गई। लो जी, इनका काम तो तमाम हुआ। मेहमानों को जाता देखकर आयशा और हुरिन ने एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? वरदान जो कब से दोनों की हरकतों को देख रहा था, आकर आयशा का कान पकड़ते हुए कहा, वरदान भाई मेरा कान छोड़ दें, दर्द हो रहा है। ये सब आप ही का प्लान था? मुझे छोड़ दे, वो ताया जान आ गए, आयशा ने जैसे कहा। वरदान ने गर्दन मोड़ कर देखा। इतने में आयशा अपना कान वरदान के हाथ से छुड़ाकर अंदर की तरफ भाग गई। कहाँ गई है? वरदान ने हुरिन की तरफ देखा जो अपने बालों की लट को गोल गोल घुमा रही थी। क्या था ये? तुम मुझे बताओगी ये सब क्यों किया? और ये क्या माजरा है नंबर 5 का? वरदान के मुंह से ये अल्फाज सुनते ही हुरिन यकदम चौंक गई। इससे पहले हुरिन कुछ कहती आलिया वहां आ गई। मेरी बच्ची तुम यहाँ हो, मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी। कमबख्त बहुत ही कमीना लोग थे, कोई किसी की बेटी को ऐसे थोड़ी कहता है। आलिया ने यह कहते हुए हुरिन को गले लगा लिया। हुरिन ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए वरदान की तरफ देखा जो सीने पर हाथ बांधे हुरिन की तरफ अफसोस से देख रहा था। रात हो चुकी थी। हुरिन ईशा की नमाज के बाद छत पर रखे तख्त पर बैठी अपनी दोस्तों को व्हाट्सएप पर आज के होने वाले वाकया को लफ्ज़ ब लफ्ज़ बता रही थी। इतने में वरदान हाथ में 2 चाय के कप उठाए छत पर आया। वरदान को यूं छत पर आता देखकर हुरिन ने फौरन मोबाइल साइड पर रख दिया। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वरदान ने आते ही हुरिन को कहा। मेरी मर्जी, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ। हुरिन ने बात करते हुए अपने दुपट्टे को ठीक किया जो बार बार उसके कंधे से सरक रहा था। हुरिन की बात सुनते हुए वरदान ने चाय का कप तख्त पर रखा और खुद भी हुरिन के पास आकर बैठ गया। यह लो चाय पी लो, क्या याद करोगी वरदान, सलमान ने तुम्हारे लिए चाय बनाई है। वरदान ने यह कहते हुए अपनी चाय का घूंट लिया। तुम मेरे लिए चाय बना कर लाए हो, यह चांद को ग्रहण तो नहीं लग गया? हुरिन ने हैरत से वरदान की तरफ देखा। नहीं पीनी तो मैं 2 कप पी लूंगा, वरदान ने यह कहते हुए चाय के कप की तरफ हाथ लेकर गया। अरे अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। हुरिन ने फौरन चाय कप उठा लिया। वैसे अच्छा हुआ कि तुम्हारी शादी वहाँ नहीं हुई, मुझे भी वो लड़का कुछ खास नहीं लगा, अजीब सी हरकतें थी उसकी और फैमिली भी कुछ खास नहीं लगी, वरदान ने अपने दिल की जेलसी निकालते हुए कहा। वरदान की बात पर हुरिन ने सर झुकाकर वरदान को गौर से देखा। अभी ये कल कह रहा था कि इसे लड़का पसंद है और आज ये अपनी बात से मुकर कैसे गया? हुरिन ने दिल में सोचते हुए चाय का घूंट लिया। लेकिन क्या वो 5 नंबर वाली बात सच है क्या? वरदान के मुंह से ये बात निकली ही थी कि हुरिन जिसने चाय का घूंट लिया ही था वो बाहर निकल आया। जारी है, बगैर इजाजत के कॉपी पेस्ट करना मना है। क्या हुआ, चाय क्यों अटक गई तुम्हारे हलक में? वरदान ने अपना कप साइड पर रखते हुए हुरिन की तरफ देखा। नहीं तो ऐसी बात नहीं, वो चाय गर्म थी।
اس لیے ہورن نے اپنے اوپر گری چائے کو صاف کرتے ہوئے جلدی سے بولی، اچھا تو یہ بات ہے، چلو چائے تو گر گئی، اب بتاؤ وہ 5 نمبر والی بات۔ وجدان نے ہورن کے جھکے ہوئے منہ کو دیکھتے ہوئے کہا، میں کیوں بتاؤں، یہ میری لائف ہے۔ ہورن نے بھی بڑی ڈھٹائی سے جواب دیا، اچھا تو یہ تمہاری لائف ہے، مطلب اس میں میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ وجدان یہ کہتے ہوئے ہورن کی طرف بڑھا۔ ہورن یکدم پیچھے ہو گئی۔ تمہیں ایک بات بتاؤں، وجدان نے سرگوشی میں ہورن کے پاس آتے ہوئے کہا۔ ہورن جو پہلے بڑی بہادری سے وجدان کو جواب دے رہی تھی، وجدان کی یوں قریب آنے پر اس کی بہادری گھاس کھانے چلی گئی۔ ہورن کو لگا کہ آج وجدان اسے اپنے دل کی بات کر ہی دے گا۔ وجدان جس کا چہرہ ہورن کے کان کے پاس تھا، اس نے بات کرتے ہوئے ہورن کو دیکھا جس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ وجدان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنی مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے اپنا چہرہ ہورن کے کان کی طرف لے کر گیا۔ تم واقعی میں سننا چاہتی ہو کہ میں تمہیں کیا کہنے والا ہوں؟ وجدان نے پھر سے سرگوشی میں بولا۔ اس بار ہورن نے مثبت میں سر ہلایا۔ ہورن مکمل طور پر وجدان کے سحر میں کھو گئی تھی اور خود کو تیار کر رہی تھی وجدان کی اظہار محبت کے لیے۔ وہ بات یہ ہے کہ تم دنیا کی سب سے بڑی بیوقوف لڑکی ہو۔ وجدان نے یہ کہتے ہوئے دوسری سائیڈ پر رکھا ہورن کا موبائل فون پکڑ لیا۔ اب میں خود دیکھوں گا کہ یہ 5 نمبر والا ہے کون۔ وجدان کے ہاتھ میں اپنا موبائل دیکھ کر ہورن جو وجدان کے سحر میں ڈوبی ہوئی تھی، فوراً ہوش میں آ گئی جیسے اسے الیکٹرک شاک لگ گیا ہو۔ وجدان میرا موبائل دو واپس۔ ہورن نے وجدان کے ہاتھ سے موبائل پکڑنا چاہا لیکن وجدان وہاں تخت سے اٹھ گیا۔ لو پکڑ لو موبائل اگر پکڑ سکتی ہو۔ وجدان نے ہاتھ کو اوپر کر لیا جس میں موبائل تھا۔ ہورن اچھل اچھل کر اپنا موبائل پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھ لو تم کتنی چھوٹی ہو کہ تم سے موبائل بھی نہیں پکڑا جاتا، وجدان نے ہورن کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ وجدان مجھے غصہ آ رہا ہے، میرا فون مجھے دو۔ ہورن نے یہ کہتے ہوئے اپنا پاؤں زور سے وجدان کے پاؤں پر دے مارا۔ آہوں، تم حملہ بھی کرتی ہو لیکن تمہارا چھوٹا سا پاؤں مارنے سے میرا کچھ نہیں جائے گا۔ یہ لو پکڑ لو اپنا موبائل، جب تک تم مجھے بتا نہیں دو گی میں تمہیں تمہارا موبائل نہیں دوں گا۔ وجدان یہ کہتے ہوئے موبائل فون لے کر آگے کی طرف بڑھا۔ ہورن وجدان کے پیچھے بھاگی۔ وجدان موبائل فون پکڑے نیچے کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ ہورن بولی، روکو روکو میں بتاتی ہوں۔ ہورن نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر وجدان کو روکنے کا کہا۔ وجدان نے نیچے جانے کے لیے اس نے سیڑھیوں پر قدم رکھا ہی تھا رک گیا۔ ہاں بتاؤ جلدی سے۔ وجدان دوبارہ پھر چھت پر آ گیا۔ کچھ نہیں ہے، یہ 5 نمبر سب ڈرامہ تھا، بس یہ رشتہ ختم کروانا تھا اس لیے یہ سب کیا۔ ہورن اب سیریس موڈ میں بات کر رہی تھی۔ ہورن کی بات پر وجدان نے فون ہورن کی طرف کیا، اور تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ وجدان کی بات پر ہورن نے وجدان کی طرف دیکھا۔ تم ساری زندگی بھی یہ پوچھتے رہو گے نا؟ تو میں نہیں بتاؤں گی۔ ہورن نے یہ کہتے ہوئے وجدان کے ہاتھ سے موبائل پکڑا اور نیچے چلی گئی۔ آخر کب تک چھپاؤ گی؟ میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم دل کی بات کو زبان تک آنے میں کب تک روکو گی۔ وجدان نے دل میں سوچتے ہوئے ہورن کو دیکھا جو جلدی سے سیڑھیاں طے کر رہی تھی۔ سحری میں سب سحری کرنے میں مصروف تھے جبکہ ہورن چہرے پر غصہ لائے وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ ہورن یہ لسی کا جگ تو پکڑنا۔ جگ وجدان کے پاس ہی پڑا تھا لیکن وہ ہورن کو تنگ کرنے کا موقع ہاتھ سے کیسے جانے دیتا؟ یہ پاس پڑا ہے، نظر نہیں آتا کیا اتنے لمبے ہاتھ ہیں تمہارے؟ تو پکڑ لو خود، ہورن نے لفظوں کو چبا کر کہا۔ ہورن کتنی بری بات ہے، اگر وجدان کہہ رہا ہے تو پکڑا دو جگ، شاہین نے ہورن کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ماں کی بات پر ہورن نے اپنی آنکھیں سکڑتے وجدان کی طرف دیکھا اور جگ اٹھا کر وجدان کی طرف کیا۔ اب اس میں لسی بھی ڈال دو، وجدان نے ہورن کے آگے گلاس کرتے ہوئے کہا۔ اس گلاس میں لسی کی جگہ زہر نہ ڈال دوں؟ ہورن نے دل میں سوچتے ہوئے اپنی شکل کو مزید بگاڑا۔ ہورن کیا حرکتیں کر رہی ہو؟ کب سے وجدان نے گلاس رکھا ہوا ہے، تم اس میں لسی کیوں نہیں ڈال رہی؟ شاہین نے غصے سے ہورن کے ہاتھ سے جگ پکڑا۔ ارے چچی رہنے دے، میں خود ڈال لیتا ہوں۔ وجدان نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے شاہین کے ہاتھ سے جگ پکڑ لیا۔ تم لوگ سحری کم اور باتیں زیادہ کر رہے ہو، ٹائم دیکھو کیا ہو گیا، جلدی سے سحری کرو۔ سلمان صاحب نے آتے ہی سب کو چپ کروا دیا جبکہ سحری ختم ہونے میں ابھی 30 منٹ باقی تھے۔ اس کو دیکھو یہاں بھی سو رہا ہے۔ شاہین نے حنان کے کان سے پکڑتے ہوئے اس کا سر ٹیبل سے اٹھایا۔ بھابھی ابھی وہ چھوٹا ہے، بعد میں رکھ لے گا، روزے ابھی اسے سونے دے، آپ بھی اسے اٹھا دیتی ہیں۔ جاؤ حنان کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ حنان کی آنکھیں بند تھی اور وہ اپنی تائی کی آواز سنتے ہی کرسی سے اٹھا اور کمرے میں چلا گیا۔ آنکھیں اس کی بند ہیں لیکن کان کھولے ہوئے ہیں، ڈرامے باز کی عائشہ نے سرگوشی میں کہا۔ عائشہ کی بات سن کر ہورن نے اسے کوہنی مارتے ہوئے چپ کروایا۔ سحری سے فارغ ہو کر سلمان صاحب اور وجدان نماز پڑھنے چلے گئے اور ہورن عائشہ قرآن پڑھنے بیٹھ گئی۔ قرآن پڑھنے کے بعد ہورن نے باہر کھڑکی میں دیکھا سلمان صاحب وجدان کو کچھ کہہ رہے تھے۔ ہورن کو لگا کہ شاید وجدان نے تایا سلمان کو رات والی بات کا بتا دیا ہے۔ ہورن کی بے چینی بڑھ گئی، وہ وجدان کے اندر آنے کا انتظار کرنے لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وجدان جیسے اندر آیا، ہورن فوراً وجدان کے راستے میں آ گئی۔ کیا باتیں ہو رہی تھی؟ ہورن نے اپنا ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے وجدان کو کہا۔ کچھ نہیں،
मेरा रास्ता छोड़ो। वजदान संजीदा मोड में था। नहीं, मुझे बताओ क्या बात हो रही थी। तुमने ताया जान को बता तो नहीं दिया? हुरन ने फौरन बात कर दी, जिससे वो बेचैन थी। इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, समझी। हर किसी को अपने जैसा ना समझा करो, और शाम को तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे ताया जान ने क्या कहा है। और अब मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना है। वरदान के जवाब पर हुरन रास्ते से हट गई। उसे क्या हुआ है? उसका मुंह क्यों लटका हुआ है? और ये शाम को क्या होने वाला है? हुरन ये सब सोचते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। अम्मी, शाम को क्या होने वाला है? हुरन ने अपनी माँ से पूछा, जो कपड़े अलमारी में रख रही थी। क्या होने वाला है? क्या कह रही हो? शाहीन ने हुरन की बात इग्नोर करते हुए कहा, अम्मी, मैंने कोई मुश्किल बात नहीं की, यही पूछा है कि शाम को क्या होने वाला है। हुरन ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा। देख कैसे माँ से बात कर रही है। शाहीन ने हाथ में पकड़े सूट को हुरन की तरफ फेंका। आहो, शुक्र है अम्मी, आपने जूती नहीं पहनी हुई थी। हुरन ने सूट को कैच करते हुए कहा, मैं बताती हूँ तुम्हें, तुम जूतियों के ही लायक हो। इससे पहले शाहीन हुरन की तरफ आती हुरन फौरन बेड से उछलकर बाहर की तरफ भाग गई। ताया ताई ने बिगाड़ कर रख दिया है इसे, गज भर की जबान हो गई है इसकी। शाहीन ने जमीन पर पड़े सूट को उठाते हुए कहा। हुरन को अपनी माँ से पता ना लगने पर मायूसी हुई। अब उसका अगला टारगेट उसकी ताई थी, लेकिन ताई से पूछने के लिए हुरन को बड़े ज़रूरत और हिम्मत की ज़रूरत थी, और यह दोनों ही हुरन के पास कुछ एक्स्ट्रा थे। हुरन अपनी ताई आलिया को ढूंढते हुए बाहर लॉन में आ गई। उसने जब लॉन में नज़र दौड़ाई तो उसे पौधों वाली साइड पर ताई नज़र आ गई, जो पौधों को पानी दे रही थी। लाए ताई जान, मैं पानी दे देती हूँ। हुरन ने आलिया के हाथ से पानी का पाइप पकड़ते हुए कहा, तुम आज जल्दी उठ गई हो। आलिया ने हुरन को मामूल से हटकर जल्दी देख लिया था, नहीं तो हुरन की सुबह तो दोपहर के 12 बजे ही होती थी। जी ताई, वो शाम को कुछ होने वाला है ना, तो इसलिए। हुरन ने बेध्यानी में कहा। क्या होने वाला है हुरन? अल्लाह खैर करे, क्या होने वाला है? आलिया ने हुरन की बात पर शौक होकर कहा, नहीं, वो मेरा मतलब था कि शाम को इफ्तारी होनी है ना, इसलिए। हुरन को समझ नहीं आई कि वो क्या जवाब दे और क्या बताए कि वरदान ने कहा था, और इसी वजह से वो सो भी नहीं सकी। हुरन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम कैसी बातें कर रही हो? और उठ भी जल्दी गई हो। इफ्तारी तो रोज़ाना होती है, आज कोई ख़ास तो नहीं होनी है। आलिया ने हुरन के माथे पर हाथ रखते हुए कहा। हुरन को अब अपनी कही हुई बात पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मुझे लगता है कि मैं जाकर सो जाती हूँ, हुरन ने अपना सर खुजलाते हुए कहा, और फिर पानी का पाइप वहीं छोड़कर तेजी से अंदर की तरफ आ गई। वजदान, वजदान, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, तुमने जानबूझकर ये कहा है ना, मुझे पता चल गया है। अब देखना मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। लेकिन वो ये क्यों कहेगा? वो भी इतने संजीदा मोड में, लगता है दाल में कुछ काला है। जारी है। नराली ईद उम्मे आसिमा सईद किस्त नंबर 7 बगैर इजाज़त के कॉपी पेस्ट करना मना है। शाहीन और आलिया दोनों किचन में इफ्तारी की तैयारियां कर रही थी। हनान टीवी लगाए कार्टून देखने में मसरूफ़ था। तुम क्या रमज़ान में कार्टून देखने बैठ जाते हो? आयशा ने टीवी लाउंज में आते ही हनान से टीवी रिमोट पकड़ते हुए टीवी को बंद कर दिया। आयशा, आप ही ना करे, मुझे देखने दे कार्टून। हनान ने इल्तिजा करते हुए कहा। नहीं, नहीं देखने दूंगी कार्टून, एक तो रोज़े नहीं रखते, ऊपर से रमज़ान में अय्याशी करते हो। आयशा ने रिमोट को अपने बाजू तले छुपाते हुए कहा, ठीक है, न दे रिमोट, मैं आपको ही देख लेता हूँ। वैसे भी आपकी शक्ल भी किसी कार्टून से कम नहीं है। हनान से जब कुछ हो नहीं पाया तो उसने आयशा को ये बात करते हुए अपना गुस्सा निकाला। क्या कहा? मेरी शक्ल कार्टून जैसी है? तुम्हें तो मैं बताती हूँ। आयशा हनान की तरफ लपकी, लेकिन हनान अपनी जान बचाते हुए जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ा। आगे से हुरन आ रही थी। हनान सीधा हुरन से जाकर टकराया। हाय मेरे अल्लाह, मेरा पाँव तोड़ दिया। हनान हुरन से टकराते हुए उसने अपना भारी भरकम पाँव हुरन के पाँव पर दे दिया। हाय मेरा पाँव टूट गया, मैं ईद पर जूती कैसे पहनूंगी? हुरन लड़खड़ाती हुई कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसको अपने पाँव से ज्यादा ईद पर पहनी जूती की फिक्र हो रही थी। तुम दोनों ने हर रोज घर को मैदान जंग बनाया होता है। शाहीन टीवी लाउंज में हुरन के रोने की आवाज़ सुनकर आई। अम्मी, ये मुझे टीवी का रिमोट नहीं दे रही थी। हनान ने अपनी माँ को आयशा की शिकायत लगाते हुए कहा, और तुम मुझे जो कार्टून कह रहे थे वो? आयशा ने भी बराबर जवाब दिया। इधर पकड़ा रिमोट। ठीक ही तो कह रहा है हनान, ऐनक वाले जिन की तरह हुलिया बनाया हुआ है। तुमने जा और बालों को समेट जाकर। शाहीन ने जैसे आयशा को ऐनक वाला जिन कहा। हनान की हंसी निकल गई। हुरन जिस पर हमला हुआ था वो कभी अपनी माँ को देख रही थी तो कभी आयशा को। अरे हाँ आयशा, मैं भी सोच रही थी कि तुम्हारी शक्ल किसी से मिलती है। ऐनक लगाकर अम्मी ठीक कह रही है। हुरन ने आयशा का बगौर जायजा लेते हुए कहा। अब तुम भी चुप कर जाओ और ये ड्रामेबाजी बंद करो और मेरे साथ आकर किचन में मदद करो, कुछ मेहमान आने वाले हैं इफ्तारी में। शाहीन के ये कहने की देर थी। हुरन अपने पाँव की तकलीफ भूलकर खड़ी हो गई। क्या मतलब, फिर से मेरे रिश्ते के लिए आ रहे हैं? हुरन को टेंशन होने लग गई। उसने तो कोई प्लान नहीं बनाया था और इतनी जल्दी बन भी नहीं सकता था।
नहीं नहीं, रिश्ते वाले नहीं आ रहे। वो तुम्हारे ताया के दोस्त है ना, जो दुबई में थे। उनकी मिसेज और बेटा आ रहे हैं। वो ईद यहाँ ही करेंगे। तुम्हारे ताया की कॉल आई है, कहा है कि अच्छे से मेज़बानी करनी है, तो चल मेरे साथ। शाहीन ये कहते हुए टीवी लंच से बाहर आ गई। अच्छा, तो शाम को ये होना था, लेकिन इसमें मुंह फूलने वाली तो कोई बात नहीं है। तो वजदान क्यों मुंह फुलाकर कह रहा था, अच्छा है, घर में रौनक लग जाएगी। हुरन ने दिल में सोचा और अपनी माँ के पीछे किचन में आ गई। माशाअल्लाह, आपकी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। मैंने उसे बचपन में देखा था, तब ये 5 साल की थी। मिसेज अलीम ने हुरन को देखते कहा, जो सलाम करने अंदर आई थी। एक तरफ सलमान साहब के दोस्त की बीवी मिसेज अलीम बैठी थी और दूसरी जानिब उनका बेटा शहरयार बैठा था। शक्ल सूरत अल्लाह ने शहरयार को अच्छी खासी दी थी। शख्सियत में भी वो अलग ही दिख रहा था। दुबई रहकर भी उसके अंदर तहजीब थी। उसने आंख उठाकर सबके सामने एक बार भी हुरन को नहीं देखा। जी, बल्कि बस वक्त का पता नहीं चलता और बच्चे बड़े हो जाते हैं। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि जब शहरयार आपसे डांट खाकर आता था तो सीधा मेरे पास आता था। शाहीन की बात पर मिसेज अलीम हंस पड़ी और शहरयार, जो बड़े अदब से बैठा था, उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, तो ये वो मेरा हमसाया दुश्मन है जिसने बचपन में मेरी माँ की मोहब्बत पर कब्जा किया हुआ था। हुरन को याद आ गया कि वो जब भी अपनी माँ से कुछ कहने के लिए जाती, उनके पास एक मासूम सी शक्ल वाला बच्चा बैठा होता था जो हमेशा रोता ही रहता था, और शाहीन उसे चुप करवाने के चक्कर में हुरन की बातों को इग्नोर कर देती थी। हुरन ने आंखें सिकुड़ते हुए गुस्से से शहरयार की तरफ देखा। देखो कितना मासूम बनकर बैठा है, इसे तो मैं मज़ा चखाऊंगी। अब दोबारा आ गया है मेरा हक मारने। हुरन ये सोचते हुए ड्राइंग रूम से बाहर आ गई। ये वजदान कहाँ है, अभी तक आया क्यों नहीं? हुरैन ने बाहर आते ही मेन गेट की तरफ देखते हुए कहा, किसको ढूंढ रही हो? अचानक वजदान की आवाज़ सुनकर हुरैन ने चौंक कर अपने पीछे देखा। तुम कब आए? हुरैन ने वजदान को देखा, जो घर के कपड़ों में था। ये ऑफिस से कब आया, मुझे क्यों नहीं पता चला? हुरैन वजदान की तरफ देखते हुए सोच रही थी। मैं तो दोपहर को ही आ गया था। क्यों, क्या हुआ है? वजदान ने लापरवाही से जवाब देते हुए अपनी कमीज की आस्तीनों को फोल्ड करते हुए कहा, वो घर में मेहमान आए हैं, उनका ही तुम सुबह कह रहे थे ना? हुरन ने वजदान से तस्दीक चाही। हाँ। वजदान अब सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। तो तुम मिल आए हो, उनसे क्या? हुरन ने वजदान की खामोशी को देखते हुए कहा, मैं क्यों मिलूं उनसे, मेरा क्या काम? वजदान ने मुख्तसर सा जवाब दिया, अच्छा ये बात है। हुरन को वजदान का ये रवैया समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपनी बालों की लट को गोल गोल घुमाते हुए कुछ सोचा, लेकिन मैं तो मिलाई हूँ, मेरा भी कोई काम नहीं था उनसे, तो तुम भी मिलाओ। हुरन कुछ सोचने के बाद बोली, क्या कहा तुमने? तुम मिलाई हो, किस वजह से? हुरन की बात पर वजदान ने अपना रुख हुरैन की तरफ किया। कोई ज़रूरत नहीं थी अंदर जाकर उनसे मिलने की, और हाँ, जब तक वह यहाँ है तुम अपने कमरे से कम ही निकलना। वजदान ये कहता हुआ वहाँ से चला गया। उसे क्या हुआ है, मैं क्यों ना निकलूं अपने कमरे से, और क्या वह यहाँ रहने आई हैं? वजदान ने जाते जाते हुरन को कश्मकश में डाल दिया था। उसके जहन में सवालों की बारिश हो रही थी, लेकिन जवाब देने वाला वहाँ से चला गया था। इशा की नमाज के बाद हुरन लॉन में चाय का कप पकड़े चहलकदमी कर रही थी। शहरयार, जो अंदर था, हुरन को देखते हुए वो भी लॉन की तरफ आया। कैसी हैं आप? शहरयार ने आते ही हुरन को कहा। हुरन, जो चहलकदमी कर रही थी, वहीं रुक गई। आपने मुझसे कुछ कहा? हुरन ने लापरवाही से जवाब दिया। जी, हम आपसे ही मुखातिब हैं। शहरयार ने खालिस उर्दू का इस्तेमाल करते हुए कहा। अच्छा अच्छा, आप हमसे मुखातिब हैं, लेकिन हम आपसे मुखातिब नहीं हो सकते। हुरन ने शहरयार को उसकी ही ज़बान में जवाब दिया। हम आपकी बात समझे नहीं। क्या आप हमसे नाराज़ हैं? हमें तो लगा था कि आप बेसब्री से हमारा इंतज़ार फरमा रही होंगी। शहरयार ने हुरन की बात का जवाब देते हुए कहा। शहरयार का जवाब सुनकर हुरन को हंसी आ गई। उसे बल्कि तवक्को नहीं थी कि शहरयार, जैसे वो बचपन में जानती थी, मोटा आलू की तरह था। आज वो उसके सामने मिर्ज़ा गालिब बनकर खड़ा है। मैं जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ एक बात। हुरैन ने भी शहरयार की तरह ज़बान इस्तेमाल करते हुए कहा। जी फरमाएं, हम आपकी बात सुनने के लिए बेताब हैं। शहरयार ने जवाब दिया। हुरैन ने बात करने से पहले अपना गला साफ किया और फिर शहरयार की तरफ देखा। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस पैंट कोट में एक अदद मिर्ज़ा गालिब भी हो सकते हैं। हमें आपकी बातें समझ में नहीं आ रही क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं। तो अब इस मासूम सी लड़की को इजाज़त दें। हुरन ने थोड़ा सा झुकाते हुए अपनी हंसी कंट्रोल की और शहरयार को कहा। लेकिन जैसे ही हुरन ने अपना सर उठाया, उसके सामने शहरयार के साथ वजदान खड़ा था, जो सीने पर हाथ बांधे हुरन को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। वो मैं बस जाने ही वाली थी, हुरन ने ये कहा और तेज़ी से कदम उठाते हुए अंदर की तरफ बढ़ी। रुक जाओ वहीं, वजदान ने वहीं खड़े जाती हुई हुरन को कहा। हुरन के उठते कदम वहीं रुक गए। उसने सांस अंदर की तरफ खींचा और गर्दन मोड़कर वजदान की तरफ देखा, जो आंखों में गुस्सा ली हुरन की तरफ देख रहा था। शहरयार, जो लॉन में खड़ा था, वजदान के यूं बोलने पर उसने वजदान के कंधे पर हाथ रखा। वजदान, जो हुरन की तरफ देख रहा था,
اس نے گردن موڑ کر پہلے اپنے کندھے پر شہریار کا ہاتھ دیکھا، پھر شہریار کی طرف آنکھوں میں غصہ لیے دیکھا۔ لڑکیاں نازک کلی ہوتی ہیں، ان سے اتنے سخت لہجے میں بات نہیں کرتے، شہریار نے وجدان کے یوں غصے سے بولنے پر کہا۔ جاری ہے۔ نرالی عید عاصمہ سعید قسط نمبر سیکنڈ لاسٹ قسط بغیر اجازت کے کاپی پیسٹ کرنا منع ہے۔ وجدان نے جیسے شہریار کی طرف غصے سے دیکھا تو شہریار اپنی ہنسی دبا کر کھڑا تھا۔ وجدان نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے شہریار کو دیکھا اور پھر گردن موڑ کر ہورن کی طرف دیکھا جو وہیں وجدان کی طرف پشت کرے کھڑی تھی۔ جاؤ تم اندر، میں آ کر بات کرتا ہوں، وجدان نے ہورن کو جیسے جانے کا کہا۔ ہورن 120 کی رفتار سے وہاں سے غائب ہو گئی۔ یہ تم کیا کر رہے تھے؟ ہاں، ہورن کے جاتے ہی وجدان نے شہریار سے کہا۔ وجدان کی بات پر شہریار جو اپنی ہنسی روک کر کھڑا تھا ہنس پڑا۔ کچھ نہیں یار، بس تھوڑا شگل لگا رہا تھا، شہریار نے اپنے آپ کو نارمل بات کرتے ہوئے کہا۔ ویسے تم نے اتنی خالص اردو کہاں سے سیکھی ہے؟ وجدان اب شہریار کے ساتھ لان میں چہل قدمی شروع کر دی۔ بس یہ میرا ٹیلنٹ ہے، ایویں نہیں، مجھے اسکول میں سارے فل ایکٹر کہتے تھے، شہریار نے اپنی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ اچھا بس اب جو کام تم کرنے آئے ہو نا، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، سمجھے؟ میں ذرا اندر کا جائزہ لے آؤ۔ سمجھ تو گئے ہو نا؟ وجدان نے شہریار کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ جی بہت سمجھ گیا، اب جائیں، ہم یہاں اکیلے ہی چاند سے ہم تن گوش ہو جاتے ہیں۔ شہریار نے پھر خالص اردو میں بات کی جو سن کر وجدان بھی ہنس پڑا۔ ہورن کمرے میں آتے ہی پریشان ہو گئی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ وجدان یوں اچانک آ جائے گا۔ ویسے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی اس شہریار غالب سے، لیکن یہ وجدان کو یوں غصہ کیوں آ رہا تھا؟ ہورن یہی سوچتے ہوئے کمرے میں چکر لگا رہی تھی، تبھی وجدان نے کمرے کے دروازے پر دستک دی جو پہلے سے کھولا ہوا تھا۔ وجدان کو دیکھتے ہی ہورن کی سانس رک گئی، اس نے اپنی سانس کو وہیں روک لیا۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ ہورن نے سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ اور تم اس دبئی والے کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ وجدان نے الٹا ہورن کو کہا۔ میری مرضی، میں جس سے بات کروں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہورن نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، تمہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے کیا نہیں؟ وجدان آج طے کر کے آیا تھا کہ آج ہورن کے منہ سے اس کی دل کی بات نکلوا لے گا۔ وجدان کی بات پر ہورن جیسے ٹھہر گئی، آج پہلی بار وجدان نے ایسی بات کی تھی، لیکن وہ بھی اپنی ضد کی پکی تھی۔ ہاں مجھے نہیں پڑتا فرق، ہورن نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے وجدان کو جواب دیا۔ سچ میں تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ وجدان یہ کہتے ہوئے 2 قدم آگے کو بڑھا۔ ہورن اور وجدان میں کچھ ہی فاصلہ رہ گیا تھا۔ ہاں مجھے نہیں پڑتا فرق، ہورن نے لفظوں کو توڑتے ہوئے کہا۔ ایک بار پھر سوچ لو، وجدان نے کہا اور پھر اپنے قدم آگے کو بڑھائے۔ اب ہورن اور سہم گئی، اس سے پہلے وجدان کبھی ہورن کے اتنے قریب نہیں آیا تھا۔ ہورن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ بولو، خاموش کیوں ہو؟ وجدان نے ہورن کی بڑی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ بول دیا نا کہ مجھے نہیں فرق پڑتا، ہورن نے یک دم جواب دیتے ہوئے وجدان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیچھے کی جانب دھکا دیتے ہوئے کہا۔ اچھا تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، اب جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وجدان نے اب ہورن کی طرف نہیں دیکھا اور بات کرتے ہوئے کمرے سے باہر جانے کے لیے مڑا۔ اور ہاں، میرے لیے چائے لے کر آؤ، وجدان نے جاتے ہوئے ہورن کی طرف بغیر دیکھے کہا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ ارے ہورن، یہ تم نے کیا کر دیا؟ کیوں یہ کہہ دیا کہ تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ ہورن نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا۔ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ ہورن کے چہرے پر پریشانی اور افسوس کے ملے جلے اثرات تھے۔ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے سلمان صاحب، بلکہ ہمارے لیے تو یہ خوشی کی بات ہو گئی، مسز علیم نے سحری کے وقت سلمان صاحب اور عالیہ سے بات کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، بس شاہین بھابی آ جائے، وہ نماز پڑھ رہی ہے، پھر اس نیک کام کو آج ہی انجام دے دیتے ہیں، عالیہ نے مسز علیم کو کہا۔ اتنے میں شاہین نماز پڑھ کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ لو بھابی بھی آ گئی، عالیہ نے شاہین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شاہین بھابی، میں مسز علیم سے وہی بات کر رہی تھی جو ہم سب رات کو کر چکے تھے، عالیہ نے شاہین کو بتاتے ہوئے کہا۔ اور اب مسز علیم کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، عالیہ نے اپنی بات مکمل کی۔ یہ تو اچھی بات ہے، ہم کون سے اگہنبی ہیں، اتنا عرصہ ساتھ گزارا ہے تو دیر کس بات کی؟ کل شاید چاند رات ہو جائے تو ہم کل ہی ہورن اور شہریار کا نکاح کروا دیں گے اور عید پر رخصتی ہو جائے گی، اس طرح یہ عید بھی ہمارے لیے یادگار بن جائے گی، ہر سال دونوں اپنی شادی کی سالگرہ عید پر ہی منا لیں گے، شاہین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاہین بھابی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تو پھر آج کی سحری ہمارے لیے مبارک ثابت ہوئی، سلمان صاحب نے یہ کہتے ہوئے سب کو شہریار اور ہورن کے رشتہ پکا ہونے پر مبارکباد دی۔ ہورن آپی، ہورن آپی، ہورن آپی، عائشہ بھاگتی ہوئی ہورن کے پاس آئی۔ کیا ہوا ہے عائشہ، ایسے آوازیں کیوں دے رہی ہو، قیامت تو نہیں آ گئی؟ ہورن جو بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی عائشہ کو دیکھ کر بولی۔ ہورن آپی، سمجھو قیامت ہی آ گئی، عائشہ نے پھولتے سانس کے ساتھ کہا۔ عائشہ آرام سے بات کرو، اگر بتانا ہے پہلے آرام سے بیٹھ جاؤ اور پھر بتاؤ۔ ہورن عائشہ کے یوں بولنے پر کوفت محسوس کر رہی تھی۔ ہورن آپی، یہ وقت بیٹھنے کا نہیں ہے، یہ وقت جنگ کرنے کا ہے، جنگ
آپ کی और इस शहरयार की बात पक्की हो गई है और कल निकाह भी है आप दोनों का। आयशा के मुंह से ये अल्फाज निकलने की देर थी, हुरन बेड से उछलकर जमीन पर आ गई। क्या क्या कहा तुमने? अगर ये झूठ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। हुरन ने आगे बढ़कर आयशा की गर्दन पर अपने दोनों हाथ जमाए। नहीं हुरन आपी, ये सच है, ये झूठ नहीं है। मैं अभी इन कर आ रही हूँ। अपने कानों अगर यकीन नहीं है तो ये वीडियो देख ले जो मैंने बनाई है। आयशा ने अपनी जान बचाते हुए मोबाइल आगे कर दिया। हुरन ने जल्दी से आयशा के हाथ से मोबाइल पकड़ा और वीडियो ऑन की। वीडियो को देखते हुए हुरन की मजीद फैल रही थी। आयशा, जाओ जाकर मेरे कफन दफन का इंतजाम करवा दो, मैं मरने वाली हूँ, हुरन ने वीडियो देखते हुए कहा और साथ ही बेड पर बेजान होकर बैठ गई। देखा, मैंने सच कहा। पता नहीं आप मरती हैं कि नहीं, लेकिन मुझे तो मारने ही वाली थी ना, आयशा ने अपनी गर्दन पर हाथ रखते हुए कहा। आयशा, बात सुन, इधर आकर बैठ। देख तो मेरी बहन है ना, तो मुझे मरने से रोक सकती है ना। मैं अगर इस मिस्टर गालिब से शादी कर ली तो मेरी मोहब्बत का क्या बनेगा? हुरन ने रोने वाली शक्ल बनाते हुए कहा। हुरन आपी, मैं अब कुछ नहीं कर सकती, अब तो सब फाइनल हो चुका है, आयशा ने हमदर्दाना अंदाज में कहा। ये मुझसे क्या हो गया? आयशा की अभी बात पूरी हुई थी कि हुरन यकदम बेड से उछलकर खड़ी हो गई। क्या हुआ आपी आपको? आयशा भी चौंक गई। इसलिए वो मुझे कह रहा था कि सोच लो, अगर मैं हाँ कर देती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। कितनी बुद्धू हो, हुरन अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार दी। हुरन ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। हुरन आपी, आखिर हुआ क्या है? आप क्या बात कर रही हैं? आयशा ने हुरन की हालत देखते हुए कहा। क्या बताऊं आयशा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बस ये समझ लो कि मेरी कश्ती वहां डूब रही है जहां मिर्जा गालिब की रूह है। हुरन ने अब मायूसी से कहा। लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं अम्मी से बात करूंगी सुबह, हुरन ने जोश दिखाते हुए कहा। हाँ आपी, ये ठीक है, जब आप अम्मी से बात कर ले तब मुझे आकर उठा देना, आयशा ने अपने ऊपर चादर ओढ़ते हुए कहा। दुश्मन हो तुम मेरी, अपनी आपी का साथ नहीं दोगी? हुरन ने आयशा के मुंह से चादर हटाते हुए कहा। आपी, अब पानी सर से ऊंचा हो गया है, अब सो जाओ, क्योंकि आपकी किस्मत भी अब सो गई है। आयशा ने दोबारा चादर ओढ़ ली। आयशा की इस बात पर हुरन की रोने वाली शक्ल बन गई थी। अम्मी, ये क्या बात हुई? आपने मुझसे पूछा नहीं और मेरी शादी फिक्स कर दी, ऊपर से जुल्म की इंतहा कि आज अगर चांद नाजर आ गया तो शादी हो जाएगी। कुछ तो सोचे, मैं इस मिर्जा गालिब की रूह के साथ कैसे रह सकती हूँ? हुरन अपनी माँ की मिन्नतें कर रही थी, जो आज के निकाह के इंतजामात देख रही थी। मेरा ज्यादा सर मत खाओ समझी, पहले भी तुमने इस लड़के को भगा दिया था, अब की बार ऐसा तुम्हें हमने मौका ही नहीं दिया कि तुम कोई अपनी उस्तादी करो। शाहीन ने लिस्ट चेक की सामान मंगवाने की। कक्कक, क्या? कौन सी उस्तादी? अपनी माँ की बात सुनकर हुरन शॉक्ड हो गई। उसे ये अंदाजा ही था कि उसका उस दिन का कारनामा उसकी माँ को भी पता चल जाएगा। अब ज्यादा भोली मत बनो समझी और जाकर अपने निकाह की तैयारी करो। वद्दान को मैंने कहा है कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो बाहर से लाने की तो उसको कह देना। और हाँ, मैंने अपने निकाह का जोड़ा निकाला है, वो तुम पहनोगी, और अब मेरे पास मत आना। शाहीन ये कहते हुए ड्राइंग रूम से निकलकर किचन की तरफ आ गई। पूरन वहीं हक्की बक्की खड़ी रही कि यूं अचानक उस पर नागासाकी का बम किसने गिरा दिया था। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन इस मिर्जा गालिब से शादी नहीं करूंगी। हुरन कमरे में बैठी अपने निकाह के जोड़े को देख देख कर टिश्यू बॉक्स खाली कर रही थी। आपी, आपसे एक बात कहूँ, अगर आपने अपनी जान देनी है तो मैं नेट से उसके आसान तरीके निकाल कर दे दूँ क्या? आयशा ने मोबाइल खोलते हुए कहा। ये देख मेरी दुश्मन बहन, मेरे मरने का इसे कितना इंतजार है। आयशा की बात पर हुरन ने कुशन उठाकर उसकी तरफ फेंका। हुरैन आपी, इसमें मेरा क्या कसूर है? आपने खुद ही तो मरने का कहा था, और वैसे भी आपकी शादी हो या आप मरने लगी हो तो दोनों तरफ मेरा ही फायदा है, आपकी सारी चीजें मुझे मिल जाएंगी। आयशा ने बड़ी खुश होकर कहा। निकल जा कमरे से, नहीं तो मैं पहले तुम्हारी जान ले लूंगी। हुरन ने इस बार अपनी माँ की तरह जूती उठाई। जूती को देखते ही आयशा फौरन कमरे से बाहर आ गई। जारी है निराली ईद उम्मे आसिमा सईद किस्त नंबर लास्ट किस्त बगैर इजाजत के कॉपी पेस्ट करना मना है। हुरन कमरे से दबे पांव बाहर निकली। बाहर आते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पूरे का पूरा घर शादी की तैयारियों में मसरूफ था जिसमें वजदान पेश पेश था। हुरन ये सब देखते हुए परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। एक ही रात में ये सब कुछ हो गया था। अम्मी, यह ले, ये सब मेहमानों की लिस्ट है जो इफ्तारी के बाद आने वाले हैं। ताई आलिया ने कहा है कि मैं आपको दिखा दूं, अगर इसमें से किसी और को बुलाना है तो वो भी बता दें। आयशा ने लिस्ट शाहीन को दी जो घर की सजावट करने में मसरूफ थी। हनान अपने दोस्तों के साथ बाहर लॉन में कुर्सियां रखने में मसरूफ था। अभी हुरन ये सब देख रही थी कि उसने बाहर दरवाजे से अंदर वजदान और शहरयार को आते देखा। वजदान के हाथ में दूल्हे का सूट था और वो बड़े खुशगवार मूड में शहरयार से बात कर रहा था। हाय मेरी किस्मत, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैंने क्यों इनकार कर दिया वजदान को? हुरन ने दीवार के साथ टेक लगाते हुए कहा।
अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ तो शायद ये निकाह रुक जाएगा। हुरन के दिमाग में ये आइडिया आते ही उसके दिमाग की बत्ती रोशन हो गई। ये ठीक रहेगा। ये सोचते हुए उसने अपना रुख ड्राइंग रूम की तरफ किया, जहाँ तकरीबन सब मौजूद थे सिवाय सलमान साहब और वरदान के। हुरन जैसे ही ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, उसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था। आओ हुरन, देखो सब कितना अच्छे से हो रहा है। लॉन को भी वरदान ने खुद सटाया है। आलिया ने हुरन को आते देख कर कहा। जी ताई, हुरन ने बोझल अल्फाज में जवाब दिया और लड़खड़ाती हुई सोफे पर बैठ गई। तुम्हें क्या हुआ है हुरैन, तबीयत तो ठीक है ना? आलिया ने हाथ से फूलों की लड़ी को छोड़ते हुए हुरन के पास आई। बस ताई जी, पेट में बहुत दर्द है। हुरन ने फुल एक्टिंग करते हुए अपनी ताई को कहा। अरे कोई दर्द वगैरह नहीं है, इसे मुंह तो रखती नहीं है सहरी में, और अब यही हाल होगा, खुद ही ठीक हो जाएगी। शाहीन हुरन के ड्रामे को समझ रही थी। नहीं भाभी, देखे ना, हुरन का रंग भी पीला पड़ रहा है। आलिया ने हुरन के माथे पर हाथ रखते हुए कहा। क्या खा लिया था हुरन तुमने? मुझे फिक्र हो रही है। शाम को तो तुम्हारा निकाह है और तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। आलिया मजीद परेशान हो गई। ताई जी, हुरन आपी ने ज्यादा तो कुछ नहीं खाया था, बस 2 पराठे और 2 लस्सी के गिलास और 7 रायता सालन बस। आयशा, जो सबकी तैयारियों की वीडियो बना रही थी, बोली। 3 अंडों को भूल गई हो आयशा क्या? हुरन फौरन बोल पड़ी। अल्लाह हुरन, ये सब तुमने खाया था क्या? इसलिए तो तुम्हारे पेट में दर्द है। ये इंसानों का खाना थोड़ी है, ऐसे तो पहलवान खाते हैं। आलिया सुनकर शॉक्ड हो गई। आलिया की बात पर आयशा और शाहीन की हंसी निकल गई। ताई जान, अभी कुछ कम खाया था, इसलिए लगता है कि पेट में भूख की वजह से दर्द हो रहा है। हुरन बात करते हुए सोफे से उठ गई। क्या भूख से? आयशा ने हैरत अंगेजी से कहा। मैं अपने कमरे में आराम करती हूँ, शायद ठीक हो जाऊं। हुरन ये कहते हुए जैसे सोफे से उठी, उसने फौरन अपनी आंखें बंद करते हुए खुद को सोफे पर बड़ी एहतियात से गिरा लिया। अरे हुरन, क्या हुआ? ये तो बेहोश हो गई है, पानी लेकर आओ। हुरन के यूं बेहोश होकर गिरने पर आलिया बोली। लेकिन हुरन, आप ही का तो रोज़ा है। आयशा ने जवाब दिया। ज्यादा बातें ना कर, पानी लेकर आ, मुंह पर पानी के छींटे मारने हैं। अब शाहीन भी परेशान हो गई थी। वह जल्दी से हुरन के पास आकर उसका सर गोद में लिया। मेरी बच्ची, आंखें खोलो, क्या हुआ है? शाहीन की परेशान आवाज़ सुनकर हुरन ने थोड़ी सी आंख खोलकर सारे तरफ जायजा लिया। सब उसके इर्द गिर्द मौजूद थे। ये सब देखते हुए हुरन ने दोबारा आंखें बंद कर दी। ये पानी किसके लिए लेकर जा रही हो? तुम्हारा रोज़ा नहीं है क्या? रास्ते में वजदान ने आयशा को रोकते हुए कहा। मेरा रोज़ा है। वो हुरन आप ही बेहोश हो गई हैं, इसलिए उनके लिए लेकर जा रही हूँ। आयशा के मुंह से ये बात सुनकर वजदान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रोको छोटी, इधर आओ, अब मैं जो कह रहा हूँ वो करना, समझी? वजदान ने आयशा को कुछ कहा और आयशा ये सब सुनकर वजदान की तरफ देखने लग गई। क्या देख रही हो? जाओ, जाकर जो कहा है वो करो। वजदान ये कहकर खुद भी आयशा के साथ ड्राइंग रूम की तरफ आ गया। आयशा ने जाकर पानी का गिलास अपनी ताई को दिया, जो हुरन के हाथों को मसल रही थी। वजदान ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़ा था। उसने आयशा को इशारा किया कि उसने जो कहा है वो करे। आयशा ने वजदान की तरफ देखा और उसके बाद हुरन की तरफ, जो आंखें बंद की अपनी खिदमत करवा रही थी। ताई अम्मी, ताई अम्मी। सोफे पर छिपकली आ गई। आयशा के मुंह से ये कहने की देर थी। हुरन, जो बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी, उसने फौरन आंखें खोली। हाय अल्लाह, कहाँ है छिपकली? हुरन जल्दी से सोफे से उठकर दूसरे सोफे पर जाकर खड़ी हो गई। अम्मी मारे, इस छिपकली को कहाँ है? हुरन अपने इर्द गिर्द छिपकली को ढूंढ रही थी, लेकिन सब हुरन की तरफ देख रहे थे। वजदान, जो ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़ा था, हुरन की इस हरकत पर वो हंस पड़ा और उसने आयशा की तरफ देखा, जो वजदान को शाबाशी का साइन दे रही थी। हुरन, ये सब क्या है? आलिया की आवाज़ पर हुरन, जो खुद को छिपकली से बचाने की कोशिश कर रही थी, एकदम सीधी हो गई। उसे याद आ गया कि वो तो बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी। उसने सबकी तरफ देखा, जो उसे गुस्से से देख रहे थे। उससे पहले कि हुरैन पर जूतियों के वार होते और ड्राइंग रूम में जंग शुरू हो जाती, हुरैन ने ना दाएं देखा और ना बाएं। अपने दोनों हाथ कानों पर रखते हुए तेजी से ड्राइंग रूम से बाहर भाग गई। हुरैन के बाहर जाते ही सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। ये लड़की भी ना कभी नहीं सुधरेगी, शाहीन ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर से दोबारा अपने कामों में लग गई। इफ्तारी का टाइम होने वाला था। सब टेबल पर मौजूद थे। वरदान और शहरयार भी मौजूद थे। इफ्तारी के बाद मेहमानों ने आना शुरू हो जाना था। जिनको निकाह के लिए बुलाया था, सब बहुत खुश थे, सिवाय हुरन के। उसका मुंह लटका हुआ था। सब ने दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाह जी, मैंने पूरे रमज़ान हर रोज़ा इफ्तार से पहले आपसे वरदान को मांगा था, और आपने मुझे मिर्ज़ा गालिब दे दिया। ये तो नाइंसाफ़ी है। हीरे की जगह लंगूर ही क्यों? प्लीज़ मुझ पर रहम करे, प्लीज़ अल्लाह जी, प्लीज़। हुरन ने दुआ मुकम्मल की और चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसने वरदान और शहरयार दोनों की तरफ देखा। पहले शहरयार को देखा, जो वरदान से बात करने में मसरूफ़ था। शहरयार को देखते हुए हुरन ने अपने दिमाग में सोचा कि जब वो उसे शादी के तोहफे में अंगूठी की बजाय पानदान देगा तो कैसा लगेगा। ये सोचते हुए हुरन कांप गई। उसने इस ख्याल को जल्दी से अपने दिमाग से निकाला।
اتنے میں اذان کی آواز آئی اور سب نے روزہ افطار کرنا شروع کر دیا۔ افطاری کرنے کے بعد ودان، شہریار اور سلمان صاحب نماز کے لیے نکل گئے۔ باقی سب نے گھر میں نماز ادا کی۔ سلمان صاحب نماز پڑھنے کے بعد آ کر ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئے تھے، جس میں بتایا جا رہا تھا کہ چاند دیکھنے کے لیے ریت ہلال کمیٹی بیٹھ گئی ہے۔ ادھر ریت ہلال کمیٹی بیٹھ گئی تھی اور دوسری طرف ہورن کی قسمت اب اس کے ہاتھ سے نکل رہی تھی۔ اس کا ہر پلان اب ناکام ہو رہا تھا۔ بس وہ دل ہی دل میں چاند نظر نہ آنے کی دعا کر رہی تھی، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ ہورن کے کانوں میں جب حنان اور عائشہ کی خوشی سے چیخنے کی آواز پڑی، چاند نظر آ گیا ہے، چاند نظر آ گیا، چاند رات مبارک ہو، ہر طرف یہی آواز سنائی دینے لگ گئی۔ عالیہ اور شاہین کے چہروں پر بھی چاند نظر آتے ہی مسکراہٹ آ گئی۔ وجدان نے اپنے بابا جان کو مبارکباد دی اور شہریار سے بھی گلے ملتے ہوئے چاند رات کی مبارکباد دی۔ سب بہت خوش تھے، سوائے ہورن کے جو کمرے میں منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ یہ اس کی پہلی چاند رات تھی جس میں اس کا شور شرابہ نہیں تھا، نہیں تو جتنی خوشی ہورن کو ہوتی تھی چاند نظر آنے پر گھر میں کسی کو نہیں ہوتی تھی۔ چاند نظر آنے کے بعد تھوڑی دیر میں ہی مہمان آنے شروع ہو گئے تھے۔ عالیہ نے سب کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا تھا۔ ہورن تیار ہوگی کیا بھابھی؟ عالیہ نے شاہین کو کہا جو مہمانوں کو چائے دے رہی تھی۔ میں نے دیکھا نہیں ہے ابھی، یہاں سے فارغ ہو کر دیکھتی ہوں، شاہین نے جواب دیا۔ آپ رہنے دیں، میں دیکھ آتی ہوں۔ عالیہ یہ کہہ کر ہورن کے کمرے میں چلی گئی۔ ہورن چادر اوڑھے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ارے ہورن، تم سو رہی ہو؟ مہمان آگے ہیں، ابھی تھوڑی دیر تک قاری صاحب بھی آ جائیں گے، اٹھو جلدی تیار ہو جاؤ، عالیہ نے ہورن کے چہرے سے چادر ہٹاتے ہوئے کہا۔ تائی جان، میں نے نہیں کرنی اس لنگور سے شادی، مجھے بچا لیں پلیز۔ ہورن اپنی تائی کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ ہورن، ایسا نہیں کہتے، وہ اچھا لڑکا ہے، تمہیں خوش رکھے گا، عالیہ نے ہورن کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ خوش تو مجھے گھر کے اور لوگ بھی تو رکھ سکتے ہیں، پھر وہی کیوں؟ ہورن نے برا سا منہ بنایا۔ اور لوگ کیا مطلب ہورن؟ عالیہ نے ہورن کی بات پر جواب دیا جو اسے سمجھ نہیں آئی۔ وہ میرا مطلب کہ میں یہاں بہت خوش ہوں، ہورن نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا۔ ہر بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر میں خوش ہوتی ہے، لیکن یہ بھی دستور ہے کہ اسے شادی کر کے اپنا گھر بسنا ہوتا ہے۔ اب تم کیا چاہتی ہو کہ تمہاری امی کو باتیں سننی پڑے؟ اس لیے بہتر ہے کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، عالیہ نے ہورن کو سمجھاتے ہوئے اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور بیڈ سے اٹھ گئی۔ اب جب میں آؤں تمہیں لینے تو تم تیار رہنا، عالیہ یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ ہورن کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا، اسے اپنی تائی کی بات سننے کے بعد وہ کوئی اور ڈرامہ نہیں کر سکتی تھی۔ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا۔ ہورن کے پاس اب خود کو تیار کرنے کے لیے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہورن برا سا منہ بنا کر شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ ہورن، آج تیری زندگی کی خوشیوں کی آخری رات ہے، اس کے بعد تو اس غالب کی روح کے ساتھ چلی جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے ہورن کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ ہورن، جلدی کرو، سب تمہارا انتظار کر رہے۔ عالیہ اور شاہین دونوں ہورن کے کمرے میں آئیں۔ دروازہ کھولتے ہی دونوں نے ہورن کو دیکھا، جس نے رو رو کر اپنا برا حال کیا ہوا تھا۔ ہورن، یہ کیا بچوں والی حرکت ہے؟ تمہاری شادی ہونے والی ہے اور تم شادی کا جوڑا پہن کر بچوں کی طرح رو رہی ہو، شاہین نے آتے ہی ہورن کو کہا۔ شادی کہاں ہو رہی ہے، پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے مجھے، ہورن نے روتے ہوئے کہا۔ ارے میری بچی، ایسے نہیں بولتے، شروع میں ایسا ہی لگتا ہے لیکن بعد میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے، عالیہ نے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ چلو اب باہر، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، شاہین نے ہورن کو باہر جانے کے لیے کہا۔ نہیں نہیں امی، میں نہیں جاؤں گی، ہورن جلدی سے اپنے بیڈ کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ ہورن، تم تو واقعی بچوں جیسا کر رہی ہو، عالیہ بھی ہنس پڑی ہورن کے اس حرکت پر۔ ہورن، تم کیا میری بے عزتی کروا گی؟ چلو باہر آؤ، شاہین نے یہ کہتے ہوئے ہورن کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ کے پیچھے سے نکالا۔ امی نہ کرے نا پلیز، ہورن منتیں کر رہی تھی، لیکن عالیہ اور شاہین کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ شاہین جیسے ہورن کو دروازے کے پاس لے کر آئی۔ ہورن نے جلدی سے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ امی ایک بار پھر سوچ لینا، میں اس مرزا غالب سے شادی نہیں کر سکتی۔ ہورن کی بات پر عالیہ اور شاہین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ مرزا غالب وہ کون ہے؟ عالیہ بولی۔ وہی آپ کا شہریار۔ ہورن کی بات پر دونوں کو ہنسی آ گئی۔ ہورن، تمہارا بھی کوئی جواب نہیں، اچھے بھلے انسان کو مرزا غالب بنا دیا، عالیہ نے یہ کہتے ہوئے ہورن کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل سے پیچھے کیا۔ چلو اب منہ صاف کرو اور سیدھی ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں۔ سب باہر ہوں گے، وہ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ عالیہ نے ٹشو سے ہورن کا چہرہ صاف کیا۔ اب ہورن بالکل خاموش ہو گئی تھی کیونکہ دروازہ کھل چکا تھا اور شاہین اور عالیہ ہورن کو لے کر باہر لان کی طرف آ رہی تھی، جہاں ہر طرف گولڈن لائٹس اور سفید رنگ کے پردے لگے ہوئے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ لان میں کوئی نہیں تھا سوائے ان تینوں کے۔ ہورن، تم یہاں کھڑی رہو، میں سب کو بلا کر آتی ہوں، عالیہ اور شاہین یہ کہہ کر جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ ان دونوں کے جاتے ہی لان کی تمام بڑی لائٹس بند ہو گئی، صرف گولڈن لائٹس چل رہی تھی۔ ہورن نے یکدم اپنے ارد گرد دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔
उसे समझ नहीं आ रही थी कि यूं सब कहाँ चले गए थे। हुरन जल्दी से वापस अंदर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसे अपने सामने वजदान खड़ा नजर आया, जो सफ़ेद रंग की शलवार कमीज में चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुरैन के सामने खड़ा था। तथा तुम हुरन ने वजदान के आस पास देखते हुए कहा। क्यों मैं नहीं आ सकता? वजदान ने ये कहते हुए अपना हाथ आगे किया। हुरन जो सुबह से रोना डाला कर बैठी हुई थी, उसे वजदान का यूं आना और उसे साथ जाने का कहना समझ में नहीं आया। अब क्या चलोगी नहीं मेरे साथ? वजदान ने हैरत में डूबी हुरन को कहा। हाँ हाँ। हुरन ने फौरन वजदान का हाथ पर अपना हाथ रखा। वजदान ने हुरन का हाथ थामा और उसे लॉन के अंदर ले आया। हर तरफ फूलों की खुशबू थी और साथ जगमगाती हुई रोशनियां। लॉन के अंदर आने के बाद वजदान ने अपनी जेब से अंगूठी का बक्स निकाला और उसको खोलते हुए हुरन की तरफ किया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वजदान के मुंह से ये अल्फाज निकलते ही हुरन को ऐसा लगा कि उसके पूरे रमजान की दुआएं पूरी होगी हैं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो मिर्जा गालिब, हुरन ने हिचकिचाहट से बोला। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वजदान ने हुरन की बात को इग्नोर करते हुए दोबारा कहा। वजदान के यूं दोबारा कहने पर हुरन की आंखों में आंसू आ गए। हाँ करूंगी, ये कहते हुए हुरन ने अपना हाथ आगे किया। हुरन के जवाब पर वजदान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अंगूठी निकाल कर हुरन की उंगली में पहना दी। अंगूठी पहनाते ही सारी लाइट्स ऑन होगी और सब मुस्कुराते चेहरों के साथ लॉन में आ गए। हुरन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। पगली, क्या देख रही हो? तुम क्या समझती थी कि मैं तुम्हें जाने दूंगा इस मिर्जा गालिब के साथ? वजदान ने थोड़ा झुककर हुरन को सरगोशी में कहा। वजदान की बात सुनकर हुरन ने शर्म से सर झुका लिया। अब खुश हो मेरी बेटी? शाहीन ने आते ही अपनी बेटी हुरैन को गले लगाया। आलिया ने भी मुबारकबाद दी और सलमान साहब ने भी। देख लो, हमने तुम्हारी ईद को यादगार बना दिया है, तुम्हें सरप्राइज देकर सलमान साहब ने हुरैन के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा। हुरैन ने अपने ताया की बात का जवाब एक मुस्कुराहट से दिया। क्या आप इस नाचीज की तरफ से मुबारकबाद वसूल करेंगी? हम आपके शुक्रगुजार होंगे, शहरयार ने पास आते हुए हुरैन को कहा। शहरयार की बात पर सब हंस पड़े। इतने में कारी साहब आ गए। अब सब लॉन में रखी कुर्सियों पर बैठ गए थे। वजदान और हुरैन स्टेज पर बैठे थे, जहां कारी साहब सलमान साहब और शहरयार के साथ बैठे निकाह शुरू करने लगे थे। आपको वजदान वल्द सलमान अपने निकाह में मजूर है, कारी साहब ने अभी ये कहा कि था कि लॉन से आवाज आई, ये निकाह नहीं हो सकता। इस आवाज को सुनते ही सब ने लॉन में बैठे मेहमानों की तरफ देखा। हुरैन जो दिल ही दिल में खुश हो रही थी, उसका सांस वहीं रुक गया। वजदान भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। आलिया और शाहीन ने भी मेहमानों की तरफ देखा। ये कैसे हो सकता कि हुरैन का निकाह इस वालिद के बगैर हो जाए? मेहमानों में से हुरैन के वालिद ज़ीशान ये कहते हुए बाहर आए। हुरैन अपने वालिद को 15 साल बाद देख रही थी। उसकी आंखों में नमी आ गई। हनान भी भागकर अपने बाबा जान के साथ लग गया। आयशा भी जल्दी से अपने बाबा जान की तरफ बढ़ी। आपको पता था कि ज़ीशान भाई आ रहे हैं? आलिया ने सलमान साहब को कहा। हाँ मुझे पता था, यही खुशी का मौका होता है, एक बाप के लिए और बेटी के लिए भी खास दिन होता है। तो यहाँ ज़ीशान अगर ना होता तो ये ईद और निकाह नामुकम्मल पड़ जाता। सलमान साहब ने अपने छोटे भाई की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। ज़ीशान साहब चलते हुए स्टेज पर आ गए। शाहीन के चेहरे भी खुशी थी। ज़ीशान साहब ने आगे बढ़कर हुरैन को गले लगाया। मेरी बच्ची इतनी बड़ी होगी है, ये कहते हुए ज़ीशान साहब के भी आंखों में आंसू आ गए। चलो अब सब बहुत संजीदगी होगी, वक्त निकलता जा रहा है, निकाह शुरू करो। सलमान साहब के कहने पर कारी साहब ने दोबारा निकाह शुरू कर दिया। निकाह के हो जाने पर सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। चांद रात की खुशी सलमान साहब के घर दो बाला हो गई थी। सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई थी। हुरैन के हाथों पर ईद की मेहंदी के साथ वजदान के नाम की भी मेहंदी लगी थी। ईद के दिन हुरैन दुल्हन का लिबास पहने कमरे में बैठी वजदान का इंतजार कर रही थी कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। हुरैन ने फौरन दुपट्टे से अपना मुंह छुपा लिया। वजदान दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और आते उसने पहले सलाम किया। हुरैन की आज दिल की मुराद पूरी हो गई थी। उसके दिल में पटाखे फूट रहे थे। वजदान ने आगे बढ़कर हुरैन का घूंट उठाने ही लगा था कि हुरैन पीछे होगी। क्या हुआ? वजदान ने हैरत से कहा। मेरी मुंह दिखाई कहाँ है? हुरैन ने हाथ आगे करते हुए कहा। क्या मतलब? तुम्हारा मुंह तो मैं रोजाना देखता हूँ, तो ये मुंह दिखाई किस बात की? वजदान की बात पर हुरैन ने गुस्से से अपना दुपट्टा चेहरे से हटाया। वजदान, ये मेरा हक है, अगर तुम नहीं दोगे तो मैं भी अपना चेहरा तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। हुरैन ने आंखें सिकोड़ते हुए वजदान तरफ देखा। चेहरा तो तुमने दिखा दिया है, वजदान ने हंसते हुए कहा। वजदान, मैं ताई जान को बताती हूँ, तुम मुझे तंग कर रहे हो। हुरैन वजदान की बात पर तंग आकर कहा। क्या सच में तुम बताओगी? वजदान बोला। हाँ। हुरैन, तुम्हारी इन्हें बातों ने ही तो मेरा दिल जीत लिया था और मेरी ईद को यादगार बनाने का शुक्रिया। वजदान ने मुस्कुराते हुए हुरैन के हाथ में सोने का कंगन डाला। हुरैन वजदान की बात पर शर्माते हुए उसने अपनी आंखें झुका ली और यूं हुरैन को अपने ख्वाबों की ताबीर मिल गई।
اور دونوں نے اپنی اسی نوک جھوک سے اپنی نئی زندگی کی پہلی عید کی شروعات کی۔